तो दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी शुरू करने वाला हूँ। इस कहानी में हमारा एमसी एक ओल्ड वैम्पायर होता है और अपनी लाइफ दुनिया से दूर शांति से जीने के सपने देख रहा होता है। लेकिन किंगडम के होली नाइट उसके इस सपने को सपना ही रहने देते हैं और उसे भगा भगा के मार देते हैं। तब हमारा एमसी ये सोचता है कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वैम्पायर बनेगा, और किस्मत उसे वो मौका दे देती है। तो आओ यार, देखते हैं कैसे हमारा एमसी स्ट्रॉन्ग बन के अपना बदला लेता है। सीन शुरू होता है एक डार्क रेनी फॉरेस्ट में एक बेहद डरावनी रात के दौरान, और इस घने अंधेरे के बीच हेवीली आर्म्ड नाइट्स का एक ग्रुप जंगल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। आखिरकार उन्हें अपना टारगेट मिल जाता है और उनका लीडर पूछता है कि क्या उसे छुपने में मजा आया। इसके तुरंत बाद वह हमारे प्रोटैगनिस्ट पर भड़क उठता है, उसे एक फिल्थी बीस्ट कहकर। वह कहता है कि होली नाइट्स को ट्रिक करना एक नीट ट्रिक था, लेकिन उसका एक्ट यहीं खत्म होता है। फिर नाइट अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि तुझे तो गर्व होना चाहिए, तुम मुझे वैम्पायर स्लेयर का टाइटल दे रहे हो। देखो, चर्च को धोखा देने का जो पाप तुमने किया और ऊपर से होली नाइट्स द्वारा दिया गया दंड भी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी यह हालत खुद इस बात का साफ सबूत है कि तुम्हारे सभी पाप अब सामने आ चुके हैं। वैम्पायर उसके सिंस और चर्च की बातों से बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि चेहरे पर एक अलग ही रिग्रेट है। तभी नाइट एक बड़ा सीक्रेट बताता है। सच तो यह है कि उसने कभी भी हमारे एमसी को पकड़ना चाहा ही नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर भागने दिया। वह बताता है कि उसने चेस में देर से ज्वाइन किया था और हमारे हीरो को इतने समय तक खुला घूमने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक रेयर वैम्पायर था और वह उसे पकड़कर अपना नाम बनाना चाहता था। हमारा एमसी समझ जाता है कि यह दुनिया एक जंगल है जहां मजबूत लोग कमजोरों को निगल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ पावर से निर्धारित होता है। इसलिए वह हमेशा हर किसी से भागता ही रहा, लेकिन उसकी अब तक फाइट न करने और भागने की कोशिश बेकार साबित होती है और उसे सीधा एक जोरदार वार लगता है। नाइट की तलवार उसे आर पार चीर देती है और नाइट बोलता है कि उसकी मौजूदगी चर्च के लिए एक इंसल्ट है। लेकिन अपने आखिरी पलों में हमारा लड़का एक ही इच्छा रखता है, एक सेकंड चांस मिले ताकि वह सब कुछ बदल सके। इसी सोच के साथ वह दर्द की अंतिम चीख निकालता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बुझ जाती है। अचानक हमारा एमसी एकदम चौंक कर किसी दूसरे ही स्थान में जाग उठता है। वह चारों ओर देखता है, ठंडा पसीना बहता है और सोचता है कि आखिर अभी क्या हुआ। जब वह अपने हाथों को देखता है तो समझ जाता है कि उसकी बाहें, पैर और गर्दन सब कुछ सही सलामत है। इतना ही नहीं, वह यह भी नोटिस करता है कि वह उसी टेंट के अंदर है जिसमें नाइट्स द्वारा शिकार किए जाने से पहले रहा करता था। लकड़ी पर पड़े वही निशान देखकर वह समझ जाता है कि वह 6 महीने पास्ट में वापस आ चुका है। ये समझते ही उसे एहसास होता है कि किसी तरह वह टाइम ट्रैवल कर गया है। वह मुक्का भींचता है, ये जानते हुए कि उसे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। वह बताता है कि वह एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट विलेज में रहता था, इंसानों की नजरों से बहुत दूर। उस समय वह एक कमजोर वैम्पायर था, यूजीन नाम का, जो बस छुपकर और बचते बचाते जी रहा था, जब तक कि एक दिन उसने अपनी इंस्टिंक्ट्स के आगे घुटने टेक दिए और इससे मर्सनरीज और नाइट्स उसके पीछे लग गए। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, वे हर बार उसे ढूंढ ही लेते थे। इसी डर से पकड़े जाने की दहशत में उसने 12 साल तक सिर्फ जंगल के जंगली जानवरों का खून पिया। अब जब वह पास्ट में लौट आया है, उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन वह तय करता है कि इस बार वह गलती नहीं दोहराएगा। यूजीन तय करता है कि अब वह इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि कोई भी उसे कभी हरा न सके, और इस बार वो एक वैम्पायर के जैसा जीगा। इसलिए हमारा एमसी एक स्वैम्प की ओर जाता है और फैसला करता है कि वह अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बदलने वाला है, क्योंकि वैम्पायर्स ब्लड से पावर अब्सॉर्ब करते हैं और जितना स्ट्रॉन्ग ब्लड उतनी ज्यादा पावर। यही सोचकर वह अपने पहले टारगेट का इंतजार करता है। अचानक फॉरेस्ट का मास्टर, एक विशाल और भयानक क्रीचर, उस पर छलांग लगाता है। मॉन्स्टर सामने होते हुए भी यूजीन को जरा भी डर नहीं लगता और वह फाइट के लिए तैयार हो जाता है। क्रीचर स्पाइक्स के साथ हमला करता है और हमारा एमसी दूर जा गिरता है। उसे पता है कि उसका शरीर कमजोर है, लेकिन अगर वह बस एक छोटी सी कट लगा दे तो वह क्रीचर का खून चूस कर स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर सकता है। यूजीन फिर मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाता है, क्योंकि उसका पुराना सर्वाइवल तरीका पूरी तरह फेल हो चुका था। अब उसे डेस्परेटली पावर चाहिए। वह अपनी तलवार से पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन शॉक में पड़ जाता है क्योंकि ब्लेड क्रीचर की स्किन को छूते ही टूट जाती है। मॉन्स्टर टेल व्हिप से पलटवार करता है, तलवार चकनाचूर हो जाती है और वह हवा में उछल जाता है। क्रीचर अपनी टेल उस पर मारकर
यूजीन को उछाल देता है। यह क्रीचर एक रोमर है, एक मॉन्स्टर जो मैजिकल रियल्म्स में पाया जाता है। कुछ रोमर के पास मैजिक स्टोन्स होती हैं, जिन्हें रेयर जूल्स माना जाता है। यूजीन जानता है कि वही स्टोन क्रीचर का कोर है, बट पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसे एहसास होता है कि उसने नई जिंदगी को हल्के में ले लिया था। मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह उसे स्क्रैच लगाने से पहले ही खत्म कर सकता है। क्रीचर फिर मैसिव एनर्जी वेव के साथ उसे स्वैम्प के अंदर लेकर जाने लगता। यूजीन सोचता है कि एक सेकंड चांस मिलने के बाद उसने सोच लिया था कि और चांसेस भी मिलेंगे, लेकिन अब उसने तय कर लिया है कि वह पहले वाली गलती नहीं करेगा। इस बार वह पूरी ताकत से लड़ेगा, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं। वह क्रीचर का मुंह नंगे हाथों से पकड़ लेता है और लड़ने का फैसला करता है। अपने मुंह से उसकी चर्बी खाने लगता है, उसका शरीर चमक उठता है। यूजीन जानता है कि अगर वह इस बार न जीता तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, हार के बाद दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वह क्रीचर के मुंह में हाथ डालकर उसका कोर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि सर्वाइवल उसके लिए हमेशा दूसरों के खून पर बना है। आखिरकार वह क्रीचर का माना स्टोन क्रश कर देता है। बैटल खत्म होते ही फॉरेस्ट शांत हो जाता है। अचानक एक बड़ी एनर्जी ब्लास्ट पूरी स्वैम्प को रोशन कर देती है। हवा में चारों तरह मॉन्स्टर के टुकड़े गिर रहे थे। इसी सबके के बीच खड़ा यूजीन पूरी तरह बदल चुका है। वह घोषणा करता है कि अब वह ब्लड और विक्ट्री दोनों पर अधिकार करेगा। कुछ देर बाद मूनलाइट में अकेला खड़ा वह समझता है कि स्टोन का माना उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल था और कलर और साइज में भी डिफरेंट था। अब वह अपने शरीर पर ब्लैक स्केल्स उगा सकता है। वह याद करता है कि उसने इस मॉन्स्टर के बारे में मर्सनरीज के समय जाना था और उसी सब में उसने मॉन्स्टर ब्लड चख लिया था। तभी उसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ब्लड से वो जल्दी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन नई पावर होने के बावजूद वह जुंगडिर्ट जैसे नाइट का सामना नहीं कर सकता। जुंगडिर्ट एक होली नाइट है, लेकिन वो मुझे कभी भी ढूंढ सकता है। शायद उसके पास कोई स्किल है जिससे वो मॉन्स्टर और अनडेड को ढूंढ सकता है। उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि होली नाइट से लड़ सके। सनराइज से पहले लौटने ही वाला होता है कि एक मिस्टीरियस वॉइस उसे रोकती है और फॉल्स मास्टर को हटाने के लिए धन्यवाद देती है। स्वैम्प के पानी से एक ब्लू क्रीचर उभरता है और कहता है कि उसके घर में घुसकर खून बहाना एक बड़ा पाप है। इसने खुद को उस इलाके की महान गार्डियन मिरियन के रूप में पेश किया और हमारे एमसी को यह धमकी तक दे डाली कि वह उस पर ऐसा श्राप लगाएगी जिससे उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन वह जीव असल में एक छोटी सी परी निकलती है और सोचती है कि क्या वह उसकी आवाज सुन भी सकता है। परी तब हैरान रह जाती है जब हमारा एमसी उससे पूछता है कि वह कौन है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह उसे देख सकता है और यूजीन एक बार फिर वही सवाल दोहराता है। वह छोटी जीव पूछती है कि क्या उसने उसकी सारी बातें सुनी और वह इसकी पुष्टि करता है। फिर वह खुद को मिरैन बताती है, एक वाटर स्पिरिट जिसे 15 साल तक गुलाम बनाया गया था। लेकिन वह बताती है कि उसी की वजह से यह जगह अब फिर से शुद्ध हो सकती है। जब मिरैन बोल रही होती है तभी हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके टैटू में से एक फीका पड़ रहा है। परी उस निशान के बारे में पूछती है और वह कहता है कि उसे नहीं पता, वह हमेशा से उसके शरीर पर था। वह यह भी बताता है कि अपनी यादों की शुरुआत से ही उसके शरीर पर 10 टैटू रहे हैं, क्योंकि उसे अपना अतीत याद नहीं। उसने बस चुपचाप जिंदा रहने पर ध्यान दिया। वह सोचता है कि शायद ये निशान किसी तरह की स्पेल है और उनमें से एक अभी टूटा है। वो वहाँ से जाने लगता है। मिरैन घबरा जाती है क्योंकि बहुत समय बाद वह किसी से बात कर रही है। फिर वह शिकायत करती है कि दलदल को शुद्ध करके झील में बदलने में समय लगेगा, इसलिए वह धन्यवाद के तौर पर उसे ताजा पानी पिलाने का प्रस्ताव देती है। लेकिन जो पानी वह बनाती है वह ना तो साफ दिखता है और ना ही पीने लायक। और परी के जोर लगाने के बावजूद हमारा एमसी उसे मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद वह ब्रॉडविन नाम के गांव पहुंच जाता है। अचानक एक लड़का गांव में भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि लाल आंखों वाला राक्षस आ गया है। सभी लोग बाहर निकलते हैं और जमीन पर हाल ही में शिकार किए गए जानवरों का एक विशाल ढेर देखकर चौंक जाते हैं। एक युवक पूछता है कि राक्षस का क्या इरादा है, जबकि आज पूर्णिमा भी नहीं है। असल में वह राक्षस हमारा हीरो है जो पिछले 10 साल से गाँव के पास रहता आया है और रात को मरे हुए एनिमल्स छोड़ डट जाता है। वह जंगल से बाहर आता है और पूछता है कि क्या वह गांव में अंदर आ सकता है। पहले लोग उससे डरते थे, लेकिन क्योंकि वह हमेशा खाना लाता था उनका यह अजीब रिश्ता 10 साल तक चलता रहा। विलेज के लोग उसे ग्रीट करते हैं और वह बताता है कि वह दूर इसलिए रहता था क्योंकि वह बीमार था, लेकिन अब ठीक है। और क्योंकि गांव ने हमेशा उसकी मदद की, वह उनका उपकार चुकाना चाहता है। सब लोग उलझन में पड़ जाते हैं। फिर वह मास्क उतारकर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाता है। बोलता है अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो वो उसे बता सकते हैं। भीड़ उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाती है। वे सोचते हैं कि क्या वह हाफ एल्फ है या कोई नोबल। मुखिया भी हैरान रह जाता है
कि नकाब के नीचे वह इतना खूबसूरत निकला। जंगल में मिरैन पूछती है कि उसने सारा शिकार गांव वालों को क्यों दे दिया। वह समझ नहीं पाती क्योंकि परियों की नजर में वैम्पायर मतलब खून और बर्बादी। वह शिकायत करती है कि उसे इंसानों की जरूरत नहीं क्योंकि वह जल्द ही यहाँ से जाने वाला है। यूजीन जवाब देता है कि कभी कभी इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये एक गुड फेथ का सिंबल होता है क्योंकि अगर उसने रोका नहीं की तो मर्सनरीज गांव में घुस आएंगे और सबको मार डालेंगे। वह बताता है कि मर्सनरीज एक लड़के को लेने आ रहे हैं। ये एक किडनैपिंग है जो कि इस रीजन के लॉर्ड सर टिरविन का ऑर्डर है और गवाहों को खत्म करने के लिए वो सभी विलेजर्स को मार देंगे और इसे वजह से होली नाइट को मेरे यहाँ होने का पता चल सकता है। मिरैन हैरान होती है कि उसे यह सब कैसे पता है। कई दिन साथ रहने के बाद भी वह उसके विचार नहीं पढ़ पाती। एमसी बताता है कि इसी वजह से विलेजर्स का ट्रस्ट गेन करना जरूरी है। मिरैन पूछती है कि भरोसे का इससे क्या लेना देना। अचानक हमारा एमसी चलते चलते रुक जाता है और मिरैन उसके कंधे से टकरा जाती है। वह गुस्से में पूछती है कि वह अचानक क्यों रुक गया। तभी वह सामने देखती है जंगल के रास्ते पर हथियारों से लैस मर्सनरीज का एक समूह खड़ा है। वे समझते हैं कि यूजीन सिर्फ एक नॉर्मल विलेजर है। लीडर कहता है कि यह कमजोर दिख रहा है, इसे चुपचाप खत्म कर दो। एक सैनिक कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करता है। मिरैन डर के मारे चिल्लाती है लेकिन हमारा एमसी उससे कहीं तेज है। आंखों में लाल चमक और ठंडी निगाहों के साथ वह पलटवार करता है। पलक झपकते ही वह सैनिक को 2 टुकड़ों में काट देता है। बाकी सैनिक ठंडे पर डीडीएच जाते हैं। वह मिरैन को बताता है कि भरोसा बनाने के लिए यह कदम जरूरी था ताकि वह सस्पिशियस न लगे और फिर कहता है कि वह यहीं पर सारे मर्सनरीज को खत्म करने वाला है। सैनिक चीख उठते हैं कि वह वैम्पायर है। एक आदमी कहता है कि अगर वे उसे जिंदा पकड़ लें तो चर्च इनाम देगा, लेकिन जैसे ही यूजीन उसे घूरता है वह उड़कर दूर गिर जाता है। बाकी सैनिक समझ जाते हैं कि वह साधारण इंसान नहीं है, फिर भी हमला करते हैं। एक विशाल हथौड़ा लिए एक दानव सा आदमी यूजीन पर टूट पड़ता है। वह चिल्लाता है कि वह उसे कुचल देगा, लेकिन हमारे एमसी ने उसका वार सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। यूजीन कहता है कि दिन ढल रहा है और रात उसका वक्त है। वह पंजे निकालकर उस सैनिक को एक ही वार में खत्म कर देता है। अंधेरा फैलते ही वह कहता है कि रात खून बहाने का सबसे अच्छा समय है और वो उन सबको बुरी तरह से मार देता है। इतने में गांव वाले मशालें लिए पहुंचते हैं और ब्लड बथे देखकर दहशत में पड़ जाते हैं। मुखिया लाशों को देखता है और यूजीन पर शक करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे ये बॉडी रास्ते में मिली। वह इशारा करता है और कुछ नर भेड़िए दिखाई देते हैं। एमसी बताता है मैंने इनका पीछा किया तो ये इनकी बॉडी खा रहे थे, शायद कुछ यहाँ से भाग भी गए हैं। विलेज हेड पूछता है कि तुमने इतने सारे नर भेड़िए मारे कैसे। वो एमसी पे शक करता है। एक आदमी बताता है कि लाशों पर पंजों के निशान भी हैं। मुखिया माफी मांगता है। एमसी पूछता है कि तुम इनकी बॉडी के साथ क्या करोगे। मुखिया बोलता है कि हम इन्हें विलेज के पास दफना देंगे, लेकिन मिरैन उसे झूठा कहती है। भेड़िए तो बस बाद में आए थे। मर्सिनरीज को मरने के बाद निशान तो उसने खुद बनाए थे। वह सोचती है कि वह अपनी छवि इंसानों के सामने बचाने की इतनी कोशिश क्यों करता है। तभी यूजीन को एक मरे हुए सैनिक की जेब से मिली हुई एक चिट्ठी निकलता है। वह उसे मुखिया को देता है। मुखिया मुहर पहचान लेता है, ये लॉर्ड टिरविन की थी। चिट्ठी पढ़कर उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या फेलिड गांव में है। पता चलता है कि फेलिड शायद लॉर्ड टिरविन का नाजायज बेटा है। यूजीन को मर्सनरीज लीडर की बात याद आती है। वह यूजीन की ताकत देखकर हैरान था, लेकिन यूजीन ने उसे सोचने का समय ही नहीं दिया। लीडर अपने लोगों को लड़ने के लिए उकसाता रहा, कहता रहा कि भले ही वह राक्षस हो, उसके भी 2 हाथ पैर हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वैम्पायर से भागना भी नामुमकिन है। वह खुद हमला करने दौड़ता है। यूजीन ठंडे इरादे से मुक्का मारता है और वह आदमी पेड़ से टकराकर गिरता है। हमारा एमसी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। लीडर रहम की भीख मांगता है, पूछता है कि क्या वह शुरू से ही उनका इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि वे सिर्फ गाँव में काम से आए थे, लेकिन यूजीन बोलता है कि यह गाँव उसका है और पूछता है कि वे यहाँ क्या चाहते थे। वह आदमी कहता है कि उसे नहीं पता था कि कोई वैम्पायर लॉर्ड इस गांव पर राज करता है। वह बताता है कि वे टिरविन परिवार के नाजायज बेटे को पकड़ने आए थे, लेकिन यूजीन उस पर यकीन नहीं करता और पूछता है कि उनका असली गोल क्या था। थोड़ी देर बाद वह स्वीकार करता है और बताता है कि उन्हें टिरविन फैमिली के लॉर्ड ने नहीं हायर किया, बल्कि उनके क्लाइंट्स तो कमारा टिरविन और वर्थिल टिरविन है, कि उन्हें ताइवान के बेटों ने भेजा था और वे बड़ी संख्या में इसलिए आए थे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो संभाल सके। अंत में यूजीन समझ जाता है कि जो सुनहरे बालों वाला नाइट वर्थिल टिरविन था, वही इस पूरी साजिश के पीछे था। वर्थिल टिरविन वैम्पायर परस्यूट टीम का कमांडर था और उसी ने ही जुंग डिर्ट को मुझे मरने को भेजा था। वो समझ जाता है कि वर्थिल तो विलेजर्स को मारने का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि वो एक होली नाइट हैंग्स, ये तो इन मर्सिनरीज की ग्रीड ने ये मैसेकर करवाया होगा और उसी मैसेकर की वजह से वो होली नाइट्स की नजर में या गया था। उधर मर्सिनरी रो रो कर कहता रहता है
कि अगर उसे पता होता तो वह कभी ऐसा नहीं करता। हमारा एमसी उससे कहता है कि निकलो यहाँ से और रास्ते में वुल्फ से सावधान रहना। वह आदमी हैरान रह जाता है और जान बख्शने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करता है, लेकिन हमारा एमसी उसे माफ नहीं करता और उसकी नेक पर एक फेटल ब्लो मारकर उसे खत्म कर देता है। मिरान पूछती है कि उसने उसे क्यों मार दिया। वह जवाब देता है कि जब उसकी वैम्पायर आइडेंटिटी सामने आ चुकी है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। और ठीक उसी समय वुल्व्स का पैक वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वे सारी ब्लड स्मेल से आकर्षित हुए थे। उधर चीफ ये पुष्टि करता है कि मर्सनरीज फेलिड को कास्टल ले जाने आए थे। उन्हें याद है कि फेलिड की मां का देहांत हो गया था और वह अकेला रहता है, तो हमारा एमसी प्रस्ताव देता है कि वह लड़के को सुरक्षित कास्टल पहुंचाएगा। वह कहता है कि वह जंगल में रहता है, इसीलिए रास्ते के बीस्ट से बचाकर उसे ले जा सकता है। चीफ हैरान होता है और कहता है कि वह उससे यह कैसे कह सकता है, लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि एक नाइट होकर वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता। मिरियन उसे शेमलेस कह देती है। इतनी हिम्मत पर छोटी परी भी दंग रह जाती है। गांव वाले भी स्टन्ड हैं और चीफ हकलाते हुए नाइट शब्द दोहराता है। मिरियन लगातार परेशान रहती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसने ये सब कह दिया। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन अब होना चाहिए और खुद को जॉन यूजीन के रूप में परिचय देता है। और हैरानी की बात, गांव वाले उसकी बात मान भी लेते हैं। वह मिरियन को समझाता है कि गांव के लोगों ने कभी किसी असली नोबल को देखा ही नहीं, इसीलिए अगर वह प्रिटेंड भी करे तो भी उन्हें फर्क समझ नहीं आएगा। गांव वाले फिर उससे जंगल में उसके पास्ट के बारे में ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं। हमारे एमसी का जवाब बस इतना होता है कि लोगों से दूरी बनाने की उसके अपने रीजंस थे। चीफ कहता है कि गांव बहुत गरीब है और उसके सर्विसेज का खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, वह बस एक रात के लिए गांव में रुकना चाहता है। अगले दिन वह खिड़की के पास खड़ा होकर धूप में अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करता है। लाल आंखों के साथ वह अपनी हथेलियों को काले स्केल्स में बदलते हुए देखता है। उसे महसूस होता है कि ये स्केल्स धूप को काफी हद तक रोक लेते हैं, जिससे उसकी जर्नी अब आसान हो जाएगी। तभी मिरियन उसे बेवकूफ कहती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। हमारा एमसी कहता है कि फर्क क्या पड़ता है, वह जल्द ही यहाँ से जा रहा है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन परी जिद करती है और पूछती है कि असली गोल क्या है। उसके जवाब देने से पहले ही एक विलेजर आकर बताता है कि वे तैयार हैं। वह समझाता है कि टाइटल्स लंबी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। एक टाइटल उसकी झूठ बोलने की जरूरत को 100 से घटाकर सिर्फ 10 कर देता है। हमारा एमसी जानता है कि असली नोबल्स इतनी जल्दबाजी में बने झूठ को नहीं मानेंगे, इसलिए अब से वह हर वो चीज करेगा जिससे उसका झूठ सच लगे। चीफ उसे एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन थमाता है और फेलिड का ध्यान रखने को कहता है। जवान फेलिड खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। और इस तरह एमसी और फेलिड गांव से निकलकर कास्टल की ओर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में वे पहाड़ों के बीच लंबी सड़क पर चलते हैं। एक गांव दिखते ही हमारा एमसी पूछता है कि क्या यह ब्रमिस है, और फेलिड इसकी पुष्टि कर देता है। फिर हमारा एमसी पूछता है कि क्या वह पढ़ना जानता है। फेलिड बताता है कि उसकी मां ने उसे पढ़ना सिखाया था। वह समझाता है कि जिस आदमी से उसकी मां प्यार करती थी उसी ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। मिरियन सुझाती है कि एमसी को फेलिड से पढ़ना सीखने के लिए कहना चाहिए। फेलिड तब हैरान रह जाता है जब एमसी उससे पढ़ाने की बात करता है। फेलिड सोचता है कि एक नाइट जैसा आदमी पढ़ना कैसे नहीं जानता। हमारा एमसी एक कहानी गढ़ देता है कि उसका परिवार बहुत समय पहले बुरे हाल में गिर गया था। वह एक्ट जारी रखता है और लड़के के सामने उदास चेहरा बनाकर चलता है, क्योंकि उसे पता है फेलिड का भरोसा मिलते ही उसके सभी झूठ छुप जाएंगे। मिरियन उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस होती है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है, लेकिन वह वार्निंग देती है कि अगर वह बहुत झूठ बोलेगा तो लोग शक करने लगेंगे। फेलिड की आंखें चमकने लगती हैं और एमसी समझ जाता है कि वह पूरी कहानी पर यकीन कर चुका है। फेलिड माफी मांगता है और कहता है कि उसने शुरुआत में रूमर्स की वजह से उस पर भरोसा नहीं किया। वह मानता है कि गांव में सब उसे मॉन्स्टर कहते थे और इसका उस पर असर पड़ा, लेकिन अब से फेलिड कहता है कि वह वही मानेगा जो अपनी आंखों से देखेगा। वह एमसी को पढ़ना सिखाने का ऑफर भी करता है, थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिले। अचानक हमारा एमसी एक तेजी से फेलिड की आंख की तरफ आता हुआ तीर उसे लगने से बिल्कुल पहले पकड़ लेता है। फेलिड चीख उठता है। असलियत में उन पर सच में बैंडिट्स ने हमला किया था। फेलिड डर से कांप रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि वे रास्ते में लूटे जा रहे हैं। बैंडिट लीडर हंसकर कहता है कि उनके डरे हुए चेहरे ने उसका समय बचा दिया। वह आदेश देता है कि सारी कीमती चीजें दे दो, नहीं तो पछताओगे।
लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही एमसी तलवार से उस पर हमला कर देता है। एक ही स्ट्राइक में हमारा एमसी लीडर का काम तमाम कर देता है। फेलिड सदमे में जड़ हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। एक बैंडिट अपने भाई को गिरते देख चीख उठता है। एमसी कहता है कि उन्होंने वही किया जो वह चाहता था, तेज और इफिशिएंट। वह बैंडिट गुस्से में एक्स लेकर एमसी पर टूट पड़ता है, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाता और एमसी उसे भी काट गिराता है। पल भर में हमारा एमसी घूमकर एक और बैंडिट को भी खत्म कर देता है। अंतिम बैंडिट अपनी जान की भीख मांगता है, रोता है कि उसे मत मारो, लेकिन हमारा एमसी उसे माफ नहीं करता। एक स्विफ्ट मूव के साथ वह उसका भी अंत कर देता है। फिर वह बिखरी लाशों को देखता है और कहता है कि वह ह्यूमंस को समझ नहीं पाता। सोचता है कि वे हमेशा कमजोरों को नुकसान पहुंचाने की क्यों कोशिश करते हैं। अंतिम बैंडिट को पकड़कर वह पूछता है, क्या कमजोरों को चोट पहुंचाना ठीक है? अंत में वह फेलिड की ओर मुड़कर कहता है, क्या पढ़ना सीखने के बाद मैं ये सब समझ पाऊंगा? फेलिड बिल्कुल निशब्द है। हमारे एमसी के सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया है। एमसी उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कि वह वही मानेगा जो अपनी आंखों से देखेगा। गंभीर नजर से एमसी कहता है कि वह फेलिड पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरने देगा। कुछ समय बाद वे ब्रामिस शहर पहुंचते हैं और जगह की खोजबीन शुरू करते हैं। वहां वे एक वेंडर को देखते हैं जो नॉर्दर्न डंजन की रेयर हर्ब्स 20 कॉइन्स में बेच रहा है। एक दूसरे स्टॉल पर एक ग्राहक शिकायत कर रहा होता है कि उसे यही चीज कहीं और सस्ती मिली थी। मिरियन शहर की चमक दमक और हर नई चीज देखकर खुश हो जाती है। फेलिड एमसी को चेतावनी देता है कि इस शहर के मर्चेंट्स बड़े रूथलेस होते हैं। वह बताता है कि उनका विलेज चीफ भी हर बार शहर आकर घबरा जाता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि उसे पहले पैसे कमाने हैं, फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी। वह फेलिड को रुकने को कहकर एक लेदर एंड फर शॉप में चला जाता है। वह शॉपकीपर को अपने द्वारा शिकार किए गए वुल्फ पेल्ट्स दिखाता है और अप्रेजल मांगता है। दुकानदार हैरान रह जाता है, ये डायर वुल्फ लेदर था और वह भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में। वह एमसी को सर से पैर तक स्केप्टिकली देखता है और उसके फटे कपड़ों से समझ जाता है कि वह कोई ड्रिफ्टर है। एक विकेट ग्रिन के साथ उसे महसूस होता है कि यह आदमी ठगा जा सकता है। फिर वह सिर्फ 18 सिल्वर कॉइन्स की ऑफर देता है और बहाना बनाता है कि लेदर डैमेज्ड है। एमसी उसे घूरता है, उसकी लाल आंखें भयंकर चमकती हैं। दुकानदार डर के मारे कांप जाता है, सोचता है कि इस आदमी की आंखें इतनी लाल क्यों हैं। घबराकर वह मानता है कि डायर वुल्फ लेदर रेयर है और सप्लाई बहुत कम होती है। वह एमसी से शांत होने की विनती करता है और कहता है कि वह ऑफर बढ़ाकर 25 सिल्वर कॉइन्स कर देगा। मैं चुप रहता है, सिर्फ ठंडी छेदती निगाहें। दुकानदार पसीने से तर हो जाता है और ऑफर बढ़ाकर 28 कॉइन्स कर देता है। फेलिड नेगोशिएशन बचाने के लिए घबराकर चिल्लाता है 28 कॉइन्स, लेकिन एमसी अब भी चुप रहता है। शॉपकीपर समझ नहीं पाता कि उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा। आखिरकार वह ऑफर को 30 सिल्वर कॉइन्स तक ले जाता है और हमारा एमसी इसे स्वीकार कर लेता है। रात को कैंप लगने के बाद एमसी एक एंशिएंट स्क्रोल पढ़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि फेलिड ने बेसिक्स सिखा दिए हैं, लेकिन वह अभी सही तरह पढ़ नहीं पाता। लिखावट उसे सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसी दिखती है, जिससे वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मिरियन उसके नए कपड़ों की तारीफ करती है, कहती है कि पैसे के हिसाब से ठीक है। वो हैरान है कि मार्केट पहले ही दिन इतने उदार कैसे हो गए। फिर वह शिकायत करती है कि एमसी को और पुश करना चाहिए था और सिल्क क्लोथ्स लेने चाहिए थे, लेकिन एमसी कहता है कि उसे तो बस सनलाइट ब्लॉक करने वाले कपड़े चाहिए। तभी मिरियन बताती है कि वैम्पायर्स तो नोबल्स ऑफ नोबल्स होते हैं, उन्हें एम्बिशन रखनी चाहिए। एमसी पूछता है कि वह इतनी जानकारी कैसे रखती है। वह कहती है स्पिरिट रेल्म में सीखा है। वह एमसी को एंशिएंट लिटरेचर पढ़ने की सलाह देती है, लेकिन वह कहता है मैं पढ़ ही नहीं सकता। उसी वक्त फेलिड आ जाता है और एमसी को पुकारकर उसकी सोच से बाहर निकाल देता है। फेलिड अजीब सी मुस्कान के साथ पूछता है कि वह किससे बात कर रहा था। मैं कैजुअली बोलता है कि वह खुद से बात कर रहा था और पूछता है कि फेलिड ठीक है या नहीं। फेलिड कहता है कि आम लोग बॉडीज देखने के आदी नहीं होते, लेकिन वह ठीक है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उनके पास बहुत सारा पेपर है और वह एमसी को जितना चाहे पढ़ना सिखा सकता है। दोनों कैंपफायर के पास रात भर पढ़ाई करते हैं। एमसी को हैरानी होती है कि वह इतनी जल्दी सीख रहा है और पूछता है कि क्या यह नॉर्मल है। फेलिड कहता है तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, यह सीखने में आमतौर पर 1 साल लगता है। लेसन खत्म होने पर एमसी पूछता है कि फेलिड नोबल सन बनने के लिए तैयार है या नहीं। फेलिड कहता है कि उसकी मां ने कभी ठीक से नहीं बताया और अभी तक उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। वह मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड ट्रिविन उसे खुले दिल से स्वीकार करेगा। अचानक जंगल में उनके कैंप के पास एक ग्रुप ऑफ नाइट्स प्रकट होता है। उनका लीडर ग्रीट करता है और सवाल पूछने की अनुमति मांगता है। चैंसी तुरंत अलर्ट हो जाता है। आर्म्ड मैन पास आते जा रहे थे।
एमसी कहता है कि वे असली मर्सनरीज लगते हैं, पहले वालों जैसे नहीं। एमसी जानता है कि झूठ बोलने से ही शक बढ़ेगा, इसलिए वह सच बताने का फैसला करता है। नाइट लीडर बताता है कि वे भी कास्टल जा रहे हैं और पूछता है कि क्या वे साथ कैंप कर सकते हैं। एक युवा नाइट इस पर शिकायत करता है, लेकिन लीडर उसे डांट देता है। फिर वह माफी मांगता है और कहता है कि वह लड़का नया है और अभी सोशलाइज करना नहीं जानता। लीडर खुद को पाठ बताता है और पूछता है कि हमारा एमसी कौन है। एमसी बताता है कि वो यूजीन फैमिली का नाइट जॉन यूजीन है। एक नाइट हंसता है, यकीन नहीं करता कि एमसी कोई असली नाइट है। वह ताना मारता है, पूछता है कि क्या एमसी सच में नाइट है। वह कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में हाउस यूजीन नाम कभी नहीं सुना, और एक विकेट मुस्कान के साथ एमसी को इम्पोस्टर कह देता है। हमारा एमसी समझ जाता है कि अब वह और झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वह फेलिड से पहले ही कह चुका है कि वह एक नाइट है। उसे एहसास होता है कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हालात बेहद जटिल हो जाएंगे। एक ठंडी गणनात्मक नजर डालते हुए वह सोचता है, अगर वह चाहे तो इन सबको यहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि संख्या में ये ज्यादा नहीं है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 3 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अचानक पर्टेक रबान के कंधे पर हाथ रखता है और उसे रबान कहकर बुलाता है। फिर उसी पल वह उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, सबके सामने। मुक्का इतना भारी होता है कि रावण हवा में उछलकर दूर जमीन पर गिरता है। पार्टेक झुककर माफी मांगता है, मेरे रिक्रूट की बदतमीजी के लिए क्षमा करे। हमारा एमसी कहता है, माफी वाफी छोड़ो, बस कोई जगह ढूंढो और बैठ जाओ। उसे पता है कि अब उसकी आइडेंटिटी की वजह से लोग अक्सर उस पर शक करेंगे और अनावश्यक सस्पिशन से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द नाइट बनना पड़ेगा। रवन होश में आता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। वह उलझन में उठता है और पार्टेक पूछता है कि वो एक नाइट से ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता है। पार्टेक उसे डांटते हुए कहता है, मूर्ख, तुझे जीने की इच्छा नहीं है क्या? तेरी जान बचाई है मैंने, तुझे तो शुक्रिया बोलना चाहिए। पार्टेक फिर गंभीर होकर पूछता है, तुझे अंदाजा है कि उसकी क्लोक की कीमत कितनी है? पता चलता है कि यह हाई क्लास क्लोक है जो सुपर रेयर लाइनथ्रोप लेदर से रीइंफोर्स्ड है। सबसे सस्ता भी 10 सिल्वर कॉइन से ऊपर, जो रबान की सैलरी से 3 गुना है। और ऊपर से वो रीडिंग भी जानता है, मतलब वे कोई साधारण आदमी नहीं। पार्टेक बताता है कि एमसी अभी तलवार निकालने ही वाला था, बस 1 सेकंड और देर होती तो रावण का सर उड़ चुका होता। रावण हैरान रह जाता है कि पार्टेक ने इतना डिटेल में कैसे देख लिया। लीडर बताता है, मैंने उसकी हर हरकत देखी। उसने क्लोक के अंदर हाथ डाला था सोड ड्रॉ करने के लिए। पार्टेक कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं कि एक नाइट कितना खतरनाक हो सकता है। वे बचपन से वुडन सोर्ड से ट्रेनिंग करते हैं, अननोन डंजन्स में जाते हैं, मॉन्स्टर्स मारते हैं, और बहुत खून बहाने के बाद ही नोबल्स उन्हें स्पेशल सेरेमोनी में नाइट बनाते हैं। पार्टेक आगे कहता है, नाइट होने का झूठ बोलना गंभीर क्राइम है, और जो आदमी 20 साल की उम्र में खुद को नाइट बताता है उसके पास काफी स्किल्स होती हैं। रबान पूछता है, तो क्या वह स्क्वाड लीडर से भी स्ट्रांग है? पार्टेक बोलता है, प्रॉबेबली। वह यह भी कहता है कि सुना है एक नया डंजन खुलने वाला है। हमारा एमसी ये सब सुन लेता है और समझता है कि नाइट टाइटल कितना वेट रखता है। उसे यह भी अजीब लगता है कि टिरविन फैमिली अपने सोल्जर्स की जगह मर्सनरीज को क्यों हायर कर रही है। अचानक हमारा एमसी मर्सनरीज की ओर बढ़ रहा है। एमसी मुस्कुराकर पार्टेक के पास जाकर उससे कहता है, सुना है तुम कास्टल जा रहे हो, तो क्यों न साथ चले। रवन एमसी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। पार्टेक पूरी तरह कंफ्यूज्ड चुपचाप हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद वे टिरविन स्टेट के गांव मार्टेल्ला पहुंचते हैं। एमसी को राहत होती है कि मर्सनरीज उसकी कहानी मान गए, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। मिरियन प्रकट होती है और बताती है कि उसने मर्सनरीज पर जासूसी की। उसे पता चला लॉर्ड टिरविन की तबीयत इतनी खराब है कि वे कभी भी गुजर सकते हैं और एक नया डंजन मिला है, लेकिन परिवार के पास उसे एक्सप्लोर करने के पैसे नहीं हैं। एमसी नए डंजन के विचार पर सोच में पड़ जाता है। मिरियन पूछती है, लॉर्ड टिरविन मर गए तो फेलिड का क्या होगा? बेचारा फिर से अनाथ हो जाएगा। एमसी ठंडे मन से कहता है, वह मेरी प्रॉब्लम नहीं। फेरी चिल्लाने लगती है। उसे डर है कि फेलिड को उसके भाई यूं ही मार देंगे। तभी हमारा एमसी समझता है कि लॉर्ड टिरविन ने फेलिड को बुलाया है उसे आखिरी बार देखने के लिए, और यहीं से दोनों की किस्मत बदलने वाली है। कुछ और सफर के बाद वे पहुंचते हैं कास्टल ऑफ रोज, लॉर्ड टिरविन का शानदार किला। अंदर प्रवेश करते ही वे उसकी भव्यता देख दंग रह जाते हैं। मिरियन उत्साहित होकर कहती है, एमसी को भी रैंक्स चढ़कर ऐसे कास्टल में रहना चाहिए। एमसी कहता है, चुप रहो और अंदर चलो।
अचानक एक गार्ड उन्हें रोकता है। किले में आने का मकसद? पार्टेक खुद को पेलिन गिल्ड का मर्सिनरी बताता है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी आता है। वह खुद को कमारा लॉर्ड टिरविन का पुत्र बताता है। वह पूछता है, मालकाट में है? पार्टेक कहता है, हाँ। कमारा एमसी को देखकर पूछता है, तुम वहां क्यों खड़े हो? एमसी परिचय देता है, मैं नाइट जैन यूजीन हूँ। कमारा चौंक जाता है। यूजीन जैसे ही फेलिड का परिचय देने लगता है, उसका भाई वर्थेल आता है। एमसी उसकी आवाज पहचान लेता है, वही जिसने उसके अतीत को दर्द और नफरत से भर दिया था। वर्थेल गर्व से भरकर कहता है कि यह किले की सुरक्षा का उसका कर्तव्य है। उसके चेस्ट पर रोज एम्बलम चमक रहा होता है। एमसी को वह आवाज कभी नहीं भूल सकती। उसे याद आता है कि कैसे जंगल में छुपे होने पर वर्थेल और जोंग गिरिट ने उसका बेहद क्रूरता से पीछा किया था। एमसी घूरता है, नफरत और प्रतिशोध से भरी आंखों के साथ। वर्थेल टिरविन परिवार का दूसरा बेटा और डायरेक्ट लाइनेज का नाइट है। कमारा पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वर्थेल व्यंग्य से बोलता है, तुम अच्छी तरह जानते हो। दोनों भाई बहस में पड़ जाते हैं। एमसी उनकी बातचीत काटकर विलेज चीफ का लेटर दे देता है, मैं उसके आदेश पर आया हूँ। वर्थेल गांव का नाम सुनकर चकित हो जाता है और एमसी को सस्पिशियस नजरों से देखता है। कामारा भाई से लेटर छीनकर पढ़ता है। उसे विलेज चीफ का नाम पहचान में आ जाता है। लेटर पढ़ते ही वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें मर्सिनरीज की मौत का जिक्र था। तभी उसे समझ आता है कि फेलिड उसके पिता का इलेजिटिमेट सन है। फेलिड शर्माते हुए इंट्रोड्यूस करता है। कामारा उसे मॉकिंग स्माइल देता है। कामारा कहता है कि वे फेलिड की प्रतीक्षा कर रहे थे और पिता उसे मिलना चाहते हैं। तभी वर्थेल फेक स्माइल के साथ कहता है, उसे ले जाओ, नहला धुला कर तैयार करो। फेलिड को गार्ड्स ले जाते हैं। वर्थेल उसे तिरस्कार से देखता है। एमसी बीच में रोक कर बोलता है, पहले रिवॉर्ड की बात करेंगे। वह लॉर्ड टिरविन से मिलने की मांग करता है, लेकिन वर्थेल तुरंत मना कर देता है, यह असंभव है। वह कहता है कि उसके पिता की हालत क्रिटिकल है और एमसी को गोल्ड देकर जाने की पेशकश करता है, लेकिन एमसी पीछे नहीं हटता। मैंने फेलिड को लाने में बहुत मुश्किलें झेली हैं। वर्थेल उसे धमकाता है, मुझे दोबारा बोलने मत देना। कमारा बीच बचाव करता है, एक छोटा सा मीटिंग देने में क्या समस्या है? लेकिन वर्थेल कहता है, पिता होश में रहने के काबिल नहीं, वह किसी अजनबी को नहीं मिल सकते। दोनों भाई बहस और तानाबाजी में उलझ जाते हैं। वर्थेल गुस्से से कमर को देखता है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश कर। कमारा हमारे एमसी से माफी मांगता है अपने भाई की हरकत और वहां हुए सीन के लिए। एक फेक स्माइल के साथ वह गुड बाय कहता है और एमसी से कहता है, सेफली घर पहुंच जाना। फिर वह फेलिड के पास जाकर कहता है कि वह उसे कासल में गाइड करेगा, क्योंकि अब वह उसका न्यू ब्रदर है। यह देखकर हमारे एमसी को यकीन हो जाता है कि कामरा भी बिल्कुल नहीं चाहता कि वह लॉर्ड से मिले। अचानक एक भारी गूंजती आवाज सुनाई देती है, टिरविन परिवार का दूसरा बेटा कहाँ है? एक रेड हेयर्ड मसल बाउंड आदमी आता है जो अपने कंधों पर दो लोगों को उठाए चला आ रहा होता है। वह दोनों को जमीन पर पटक देता है और विकेट ग्रिन के साथ कहता है, इन्हें विलेजर्स को लूटते हुए पकड़ा है, एक को सबके सामने सजा देनी पड़ेगी। वर्थेल झुंझला जाता है, क्योंकि वे लोग सिर्फ डंजन के लिए हायर किए गए अस्थायी मर्सिनरीज थे। वर्थेल सुझाव देता है, अंदर चलकर बात करें, यहाँ सबकी नजरें हैं। पार्टेक उस आदमी को पहचान जाता है, क्या यह फेमस सर गैल्फ्रेडिक नहीं है? मैग उत्सुक होकर पूछता है, तुम उसे जानते हो? पार्टेक समझाता है, गैल्फ्रेडिक ने एवरग्रो फैमिली द्वारा आयोजित एक बड़े टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था। वही बेहद प्रॉमिसिंग नाइट है, स्ट्रेंथ टेक्निक सब में असाधारण, और टूर्नामेंट के दिन उसने अकेले 1000 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया था। पार्टेक सोचता है कि इतना शक्तिशाली आदमी यहाँ क्यों आया है। उसे शक है कि रीजन वही नया डंजन है, क्योंकि सबसे पहले डंजन कॉन्कर करने वाला बहुत फेम पाता है और यह काम रिस्क से भरा होता है। शायद गैल्फ्रेडिक इसी बहाने किसी बड़ी नोबल फैमिली द्वारा नाइटेड होना चाहता है। मैक्सी फिर पार्टेक से पूछता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है? फिर वह मुस्कुराकर मर्सिनरी लीडर को नया जॉब ऑफर देता है। कमरा बाहर अपने भाई को उसके साथ देख समझ जाता है कि उसका भाई वर्थेल डंजन क्लियर करके अपना पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है। कमारा अपने ऑफिस में सोच रहा होता है कि वो किसे हायर करे। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तभी सर्वेंट आता है, सर यूजीन आपसे मिलना चाहते हैं। कामारा याद करता है, यही नाइट फेलिड को लाया था। वह उसे अंदर बुलाता है। एमसी प्रवेश करता है और कमारा दिखावे के तौर पर स्वागत करता है। कामारा कहता है, फेलिड सुरक्षित है और तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। वह एमसी का आभार व्यक्त करता है कि उसने भाई के सामने लेटर सौंपा, इससे उसकी इज्जत बनी रहती है। एमसी कहता है, मैं तो लॉर्ड से मिलने आया था, मैंने किसी तीसरे व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी।
अब कमारा स्थिति समझने लगता है और पूछता है, क्या तुम मेरे पिता से मिलना चाहते हो? एमसी कहता है, नहीं, मेरे पास एक प्रपोजल है। यूजीन कहता है, मुझे डंजन सबजुगेशन स्क्वाड में शामिल किया जाए। कमारा गंभीर निगाहों से उसे देखता है। वो अपनी हंसी रोककर खड़ा रहता है। अचानक कमारा जोर से हंसने लगता है। एमसी का प्रपोजल उसे बेहद फनी लगता है। वह मॉकिंगली पूछता है, क्या तुम सच में नाइट हो? फिर वह दोबारा सवाल दोहराता है, स्पष्ट रूप से एमसी की एबिलिटीज पर शक जताते हुए। वह कहता है कि उसने 5 बैंडिट्स की घटना सुनी है और पूछता है कि क्या एमसी सिर्फ रेपुटेशन चाहता है। एमसी शांत स्वर में जवाब देता है, तुम्हारे लिए यह डील लॉस नहीं है। फिर एमसी अपनी मांग रखता है, 100 सिल्वर कॉइन्स और डंजन लूट का आधा हिस्सा। कमारा दंग रह जाता है क्योंकि यह कीमत मार्केट प्राइस से बहुत कम है। एमसी मुस्कुराकर कहता है, जल्दी में तुम हो, मैं नहीं। कमारा पूछता है, तो तुम आखिर चाहते क्या हो? हमारा एमसी फिर से वही ऑफर दोहराता है। कमारा को यह प्रस्ताव बहुत सस्ता लगता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि नाइट्स ऑनर के लिए जीते हैं और एमसी के पास कोई बैकिंग नहीं है, सो अगर वह पैसे नहीं चाहता तो उसके लिए ग्लोरी ही सब कुछ होगी। वह एमसी के बारे में सुनी सारी बातें याद करने लगता है। एमसी मुस्कुराकर फिर कहता है, जल्दी में तुम हो, मैं नहीं। कमारा उसकी ऑडेसिटी पर हैरान रह जाता है। एक नाइट का इस तरह बात करना चौंकाने वाला था, लेकिन कुछ ही पल बाद वह मुस्कुराने लगता है। उसे एहसास होता है कि एमसी बहुत चालाक, बहुत सोच समझकर बोलने वाला और किसी भी सामान्य नाइट जैसा नहीं है। आखिरकार कमारा डील मान लेता है, क्योंकि इतनी अच्छी ऑफर ठुकराने की वजह ही नहीं थी। वह हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। वह सोचता है कि मैजिक स्टोन्स प्यूरिफाई करना मुश्किल है, लेकिन मॉन्स्टर पार्ट्स महंगे बिकते हैं। पार्ट एक फिर सुझाव देता है, मैं तुम्हें एक गिल्ड से मिलवा दूंगा। डंजन के बाद बस मॉन्स्टर पार्ट्स मांग लेना, ताकि लॉर्ड कमारा के पास डील से मना करने का कोई कारण न हो। दूसरी तरफ वर्थेल गल्फ्रेडिक से शिकायत करता है, डंजन बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, अंदर एक गलती और सीधे मौत। मैं किसी एमेचर को टीम में नहीं लूंगा, खासकर उस आदमी को जिसे मेरे भाई ने ढूंढा है। वह ये भी बताता है कि कमारा के लोकल नोबल से कोई खास संबंध नहीं है। गल्फ्रेडिक शांत भाव से जवाब देता है, अगर समस्या है तो जाकर उस नाइट से खुद बात करो। तभी कमारा आगे आता है और कहता है कि वह अभी नए नाइट से बात कर रहा था। वह एमसी यानी यूजीन और मर्सनरीज का परिचय कराता है। वर्थेल शॉक हो जाता है। उसे पता नहीं था कि वही आदमी मर्सनरी लीडर है। मॉकिंग स्माइल के साथ वह कहता है, हम किसी अजनबी को नहीं ले सकते, खासकर उसे जिसकी कोई स्किल नहीं। लेकिन कमारा तुरंत बीच में बोलता है, मैं उसकी स्किल्स की गारंटी दे सकता हूँ। वह बताता है कि उसके नए भाई ने बॉर्डर पर हुई बैंडिट घटना के बारे में बताया और सुना है कि एमसी ने सिर्फ एक डैगर से 5 बैंडिट्स को खत्म किया। अचानक गल्फ्रेडिक एक डैगर सीधे एमसी पर फेंक देता है। एमसी तेजी से डॉज करता है और वही डैगर दीवार में गाड़ देता है। हथियार उसके चेहरे को हल्का काटता हुआ पीछे लकड़ी में धंस जाता है। गल्फ्रेडिक मुस्कुराता है और एमसी के पास आता है, स्पष्ट रूप से उसे प्रोवोक करने के लिए। वह आधा मजाक आधा चुनौती देते हुए कहता है, माफ करना, पहले थोड़ा रूड हो गया था, लेकिन तुम यंग मास्टर जैसे लगते हो, इतनी फेयर स्किन, इतनी स्मूथ। एक विकेट ग्रिन के साथ वह उसे चैलेंज करता है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। कासल कोर्टयार्ड में सभी के सामने दोनों ड्यूअल की तैयारी करने लगते हैं। खबर आग की तरह फैल जाती है, सर गल्फ्रेडिक का ड्यूअल होने वाला है। भीड़ उत्साहित, कुछ कहते हैं क्या वह इंसान भी है। बेयर हैंड से मॉन्स्टर्स फाड़ देता है। सबको यकीन है कि तीसरे नंबर के टूर्नामेंट चैंपियन को कोई नहीं हरा सकता। भले ही उन्हें एमसी का नाम न पता हो, वे उस पर दया महसूस करते हैं। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल शांत, पूरा कॉन्फिडेंस लिए तैयार खड़ा है। गल्फ्रेडिक मुस्कुराते हुए अपनी सोर्ड निकालता है और गंभीरता से स्टैंस लेता है। एमसी भी शांत एक्सप्रेशन के साथ उसकी आंखों में देखता है। फिर वह थोड़ा पीछे हटकर ड्यूएल के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। अचानक शांसी अपनी सोर्ड जमीन पर उठा लेता है। गल्फ्रेडिक यह देखकर स्टन रह जाता है। एक अधिकारी हाथ उठाकर घोषणा करता है, फाइट शुरू करने के लिए तैयार है। गार्ड विशाल घंटी बजाता है और ड्यूएल आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। एमसी पूरी रफ्तार से अपने ओपोनेंट की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ ही पलों बाद दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और चिंगारियां उड़ती हैं। तलवारों के टकराने की आवाज पूरा कोर्टयार्ड गूंज देती है। लड़ाई तेज होती जाती है। दोनों कम्बैट अरीना में बिजली की तरह घूम रहे हैं। गल्फ्रेडिक मुस्कुराकर उसे संकेत देता है और जोर से एक के बाद एक हैवी ब्लोस से एमसी थोड़ा पीछे धकेला जाने लगता है। रबान उत्साहित होकर पूछता है, क्या यूजीन जीत रहा है? फार्टिक कहता है, नहीं सर, गल्फ्रेडिक उसे ऐसा करने का मौका दे रहे हैं। गल्फ्रेडिक मुस्कुराकर सोचता है, उसकी फाइटिंग स्टाइल रफ है, कोई पैटर्न नहीं।
बहुत वाइल्ड और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल। गैल्फ्रेडिक समझ जाता है। उसी क्षण गैल्फ्रेडिक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा नाइट होने का दावा पूरा झूठ है ना? और यहीं हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 4 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एक ग्रिन के साथ गैल्फ्रेडिक कहता है, हमारा एमसी कभी ट्रेंड ही नहीं हुआ, बस ब्रूट फोर्स पर निर्भर है। वो शांत स्वर में कहता है, एक सच्चे नाइट के लिए सोर्ड्समैनशिप ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन अगर तुम एक दो ब्लोज एक्सचेंज करो तुम बता सकते हो कि वो सच्चा नाइट है या नहीं। यूजिन पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और अटैक करता है। तुम लड़ाई के दौरान बहुत बोलते हो, नाइट मुस्कुराते हुए कहता है, तो आओ मुझे हराकर मेरा मुंह बंद करा दो। दोनों की लड़ाई तेज हो जाती है। एक के बाद एक भारी वार, हवा में चमकती तलवारें और कोर्टयार्ड में गूंजती धातु की आवाजें। गैल्फ्रेडिक अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और हमारे एमसी को पीछे धकेल देता है। हमारा एमसी हैरान है, उसके पैरों के नीचे जमीन फिसल रही है, लेकिन वह हार नहीं मानता और सोर्ड को पूरी ताकत से ब्लॉक कर लेता है। तलवारों का टकराव इतना भारी होता है कि कोर्टयार्ड में एक विस्फोट जैसा शॉकवेव फैल जाता है और एमसी दूर जाके गिरता है। वर्थेल यह देखकर सोचता है, क्या एमसी उस ब्लो से बेहोश हो गया? लेकिन डस्ट सेटल होते ही हमारा एमसी अब भी खड़ा है। अब उसे और गुस्सा आता है और वह बोलता है, बेहोश? कौन बेहोश? फिर उसके शरीर से एक डार्क और मिस्टीरियस ऑरा निकलने लगती है। इस नई पावर के साथ वह आगे बढ़ता है और गैल्फ्रेडिक पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। नाइट वॉर को ब्लॉक करता है, लेकिन तुरंत महसूस करता है यूजिन अब तेज, शक्तिशाली और अधिक शार्प है। वह इंप्रेस होकर सोचता है, यह बंदा लड़ाई में सीखता बहुत तेज है। अब एमसी उसके हमलों को आसानी से डॉज कर रहा है। गैल्फ्रेडिक और भी एक्साइटेड हो जाता है। दोनों के बीच लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि स्पेक्टेटर्स को उनकी मूवमेंट्स भी साफ दिखाई नहीं देती। यह अब सिर्फ लड़ाई नहीं, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ की एक जंग बन चुकी थी। एक पावर स्ट्रगल में दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को घूरते हैं। तलवारें टूट चुकी हैं। अब लड़ाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल जाती है। गैल्फ्रेडिक शॉक में है। एमसी उससे छोटा है, लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय है। हमारा एमसी स्वीकारता है, शारीरिक ताकत में तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह टैक्टिक बदलने का फैसला करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के मामले में यूजिन आगे है। नाइट अचानक एक तेज मूव से यूजिन को कोर्टयार्ड की जमीन पर पटक देता है। इम्पैक्ट इतना भारी कि पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं। गैल्फ्रेडिक विजय भरी मुस्कान के साथ उसे खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन आखिरी सेकंड में अटैक ब्लॉक कर देता है। दोनों एक बार फिर हैंड टू हैंड ब्लोज की तेज लड़ाई में उलझ जाते हैं। नाइट सोचता है, इसकी मूवमेंट साफ ट्रेंड नहीं, लेकिन इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सीखने की स्पीड खतरनाक है। अचानक गैल्फ्रेडिक मानता है, हमारी कॉन्टेस्ट में मैं हार चुका हूं, और उसी पल यूजिन एक भारी फाइनल ब्लो मारता है। गैल्फ्रेडिक हवा में उछलकर कास्टल की दीवार से टकराता है। लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। अनाउंसर घोषणा करता है, विनर है सर जैन यूजीन। भीड़ पागल हो जाती है। रॉबिन चिल्लाता है, ये है हमारा नया नाइट। गैल्फ्रेडिक जमीन पर गिरा हुआ अचानक होश में आता है। शौक में आसमान देख रहा होता है। मैं इस अननोन लड़के से हार गया। तभी वह उठता है, आंखें लाल चमक रही होती हैं। सबको लगता है राउंड 2 शुरू होने वाला है, लेकिन वह मुस्कुराता है और यूजिन का हाथ ऊपर उठाकर उसकी जीत की घोषणा करता है। बोलता है, विजेता के लिए तालियां। भीड़ उसका नाम चांट करने लगती है। वर्थेल गुस्से से फट रहा होता है। बाद में यूजिन के लिए उसके चेंबर में एक पूरा बैंक्वेट सजाया जाता है। एमसी असहज महसूस करता है, क्योंकि उसे खाने की जरूरत नहीं। सर्वेंट कहता है, हमें लॉर्ड कमारा के आदेश मिले हैं कि आपकी देखभाल की जाए। मेड पूछती है, क्या लाइटिंग ठीक है? हमें सुना है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मिरियन हंसकर कहती है, इतना खाओगे तो टमी एक होगा। एमसी सिर्फ मुस्कुराकर सर्वेंट्स को कमरे से जाने को कह देता है, लेकिन वो जाने को मन करते हैं। उसकी लाल आंखें चमकती हैं। मुझे अकेलापन ज्यादा पसंद है। उस दिन के बाद कास्टल में हर कोई उसे अलग नजर से देखने लगता है। कमारा मिलने आता है और पूछता है, रात ठीक से सोए? वह नोटिस करता है कि एमसी ने सारे पर्क्स रिजेक्ट कर दिए हैं। एमसी समझ नहीं पाता क्या जवाब दे। अचानक रबान एग्जैजरेटेड बो करके आता है। सर नाइट। गैल्फ्रेडिक भी आकर उससे चिपक जाता है। फ्रेंड, कमरेड। वह अपना ब्रूज्ड चेहरा दिखाता है। कल की लड़ाई का असर है। फिर से फाइट करना चाहोगे? कमारा एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ, ट्रेनिंग मैच करते हैं। हमारा एमसी सोचता है, नाइट को फर्क नहीं पड़ता कि वह नोबल है या नहीं, लेकिन उसे अब भी इतनी सोशल अटेंशन की आदत नहीं।
फेलिड मुस्कुराते हुए कमरे में आता है। सर यूजीन कैसे हैं? सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वह लॉर्ड का इलेजिटिमेट सन है। लेकिन इस हालत में दूसरी तरफ एक डार्क रूम में कोई अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी चीखें दबा दी जाती हैं। एक आदमी कहता है, अगर तूने अपना काम सही किया होता तो ये सब नहीं होता। बर्थेल प्रकट होता है, गुस्से से भरकर कहता है, वो लाल आंखों वाला नाइट यहाँ आया ही नहीं होता, सब मेरी योजना खराब हो गई। वह सवाल करता है, तेरी आंखें क्या सजावट के लिए हैं? और आदमी पर हमला कर देता है। फिर बिना दया के उसकी आंख में डैगर घोंप देता है। बाकी सर्वेंट्स डर से कांप रहे होते हैं। बर्थेल सोचता है, कास्टल के अंदर आए आदमी को वह सीधा एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही उसे एक ब्रिलियंट प्लान आता है। एमसी को पूरी तरह खत्म करने का तरीका मिल गया। उधर फेलिड कमरे में बैठा सोच रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है, वेर्थेल ने मुझे डंजन भेजा है ताकि मैं वहीं मर जाऊं। फेलिड कहता है कि हाँ, उसे भी डंजन में मरने के लिए ही भेजा गया है। हमारे एमसी को मर्सनरीज की बात याद आती है जिन पर वुल्व्स ने हमला किया था, और वो कभी नहीं चाहते थे कि फेलिड जिंदा कास्टल तक पहुंचे। शुरुआत से ही उसकी मौत प्लान की गई थी, लेकिन हमारा एमसी कहता है, अब भी तुम्हारे पास बचने का एक तरीका है। वह फेलिड को अपना वैसल बनने का मौका देता है, उसके साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखता है। एमसी समझाता है, तुम 16 साल के हो, अपनी राह खुद चुन सकते हो, या तो छुपकर मौत का इंतजार करो या पूरी ताकत से लड़ो। दूसरी तरफ गलफ्रेडिक समझाता है कि डंजन में गोल है, जितना आगे जा सको जाओ, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर दिखे तो पीछे हटो। स्काउट्स को जंगल में भेजा जाता है डंजन एंट्रेंस खोजने के लिए। इसी दौरान एक पोर्टर सोचता है कि वह इंजरी फेक कर देगा ताकि उसे फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ना पड़े। वह कहता है, अगर खतरा बढ़ा तो भागकर अपनी जान बचा लेंगे। तभी अचानक वेर्थेल प्रकट होता है। पोर्टर डर के मारे जम जाता है। नाइट गुस्से में पूछता है, पेलेट कहाँ है? लोग हिचकिचाते हैं। फिर कोई इशारा करता है और वेर्थेल जो देखता है उससे वह हैरान रह जाता है। फेलिड हमारे एमसी को स्नैक देते हुए कह रहा होता है, सुरक्षित वापस आना। वेर्थेल यह देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दोनों के पास पहुंचता है। वह फेलिड को चिल्लाकर बुलाता है। उसकी नजरों में नफरत साफ दिखती है। क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? वह आदेश देता है, अपना सामान उठाओ और तुरंत अपनी पोजीशन पर जाओ। लेकिन फेलिड अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वेर्थेल और चिढ़ जाता है और उसे जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी यूजिन उसका हाथ रोक लेता है। एमसी और वेर्थेल एक दूसरे को सीधे नजरें मिलाकर घूरते हैं। एकदम डिफायंट माहौल बन चुका है। तभी हमारा एमसी बोलता है, लड़के से हाथ हटाओ। वेर्थेल स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एमसी ऐसी बात उससे कह सकता है। यूजिन कहता है, तुम्हें होश है? एक बच्चे को डंजन भेज रहे हो? वेर्थेल गुर्राकर कहता है, तुम बदतमीज हो क्या? मैं बस अपने भाई को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। फिर वह चिल्लाता है, तुम्हें फेलिड पर कोई हक नहीं, तुम्हें इस जगह बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन हमारा एमसी शांत नजर से जवाब देता है, असल में जगह तो तुम नहीं जानते। फेलिड कल रात से मेरा वैसल है। फिर एमसी जोड़ता है, यहाँ मौजूद हर व्यक्ति गवाह है। हमारा बंधन खून से भी गहरा है। बहनचोद, ये क्या रोमांस मनवा चल रहा है? बोलता है, फेलिड को छुआ तो अंजाम बुरा होगा। एमसी सीधे वेर्थेल को घूर कर कहता है, भिड़ना है? चलो ब्रॉल कर लेते हैं। वेर्थेल चिल्लाता है, तुम्हें यह सब करने की इजाजत किसने दी? वह भड़क कर कहता है, दूसरे घर का बास्टर्ड सन अडॉप्ट करोगे तो यूजीन परिवार का फ्यूचर खुद खराब करोगे। इधर सोल्जर्स बातें कर रहे होते हैं, कल दोनों नाइट्स की लड़ाई कमाल की थी, इतना स्ट्रांग बनने में कितना समय लगता होगा। तभी कमारा आता है और कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपने छोटे भाई को सर यूजिन के हवाले कर दूंगा। वह कहता है कि फेलिड पहले से अडल्ट है, अपना रास्ता चुनने में सक्षम है। हमारा एमसी सोचता है, फेलिड कमजोर व्यक्ति है जो शिकार बन सकता है। सर्वाइवल तभी है जब तुम स्ट्रांग बनो या किसी पैक का हिस्सा बनो। कमरा उसे अपने ऑफिस जाने को बुलाता है और पूछता है, तुम पढ़ना जानते हो? उधर स्काउट रिपोर्ट देता है, एरिया में कोई मॉन्स्टर नहीं है। गलफ्रेडिक कहता है, डंजन खोल सकते हैं। एमसी भी सहमत होता है और विशाल डंजन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। नाइट्स कहते हैं, अंदर जाकर हर कोई अपनी जान खुद बचाएगा। सैनिक हथियार और आर्मर तैयार करते हैं और एमसी ऑफ गलफ्रेडिक आगे रहकर डार्कनेस में प्रवेश करते हैं। कमारा कहता है, 4 दिन बाद मिलते हैं, और फेलिड उन्हें शुभकामनाएं देता है। दरवाजा बंद हो जाता है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। डंजन के अंदर एक डार्क और डरावना पाथ उनके इंतजार में होता है। अचानक एक गॉब्लिन्स की होड़ उन पर अटैक कर देती है। गैलफ्रेडिक अपनी पूरी ताकत लगाकर
अपनी टीम को बचाने लगता है। एक सोल्जर राहत की सांस लेता है कि वह जिंदा है, लेकिन गैल्फ्रेडिक उस पर चिल्लाता है। वो गुस्से में बोलता है कि फॉर्मेशन ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रहे हो। वह कमांड देता है, पोजीशंस पर लौटो और लड़ाई जारी रखो। आर्चर्स ऊपर सीलिंग की तरफ एरोज दागते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स लगातार हमला करते रहते हैं और हालात और खराब होते जाते हैं। उनकी डिफेंस के बावजूद मॉन्स्टर्स की हॉर्ड लगातार आगे बढ़ती रहती है। उधर पोर्टर सोचता है डंजन में वॉलंटियर करना पागलपन था। डरा हुआ वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में और गॉब्लिन्स खड़े होते हैं। उसी समय एक ब्लेड उसे बचा लेता है। गैल्फ्रेडिक बोलता है, मूर्ख, सोच रहा था यहाँ मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे। गैल्फ्रेडिक डांटते हुए कहता है, सेफेस्ट ऑप्शन है सबका साथ रहना। वह फिर चिल्लाता है, सोर्ड्स ऊपर करो और अपनी पोजीशंस होल्ड करो। सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स की हॉर्ड खत्म होने का नाम नहीं लेती। गैल्फ्रेडिक हालात देखकर सोचता है, हमारी हालत बहुत खराब है, ऐसे कैसे जीतेंगे। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है, मॉन्स्टर्स फिर से आ रहे हैं। और दूसरा सोल्जर चिल्लाता है, पीछे से भी अटैक आ रहा है। हमारा एमसी कहता है, रियर में संभाल लूंगा, और अकेला डार्कनेस में घुस जाता है। गैल्फ्रेडिक उसे रोकने की कोशिश करता है, रुको, अकेले मत जाओ, डेंजरस है। लेकिन यूजीन बात नहीं मानता। नाइट शॉक में रह जाता है, क्योंकि एमसी इतनी तेजी से गायब हो जाता है कि कोई समझ नहीं पाता। थोड़ी देर में एमसी ब्लर की तरह गॉब्लिन्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। वह एक गॉब्लिन का सिर ऐसे क्रश करता है जैसे कुछ था ही नहीं। गैल्फ्रेडिक चिल्लाता है, पार्टेक, मुझे कवर दो। वह सोच रहा होता है, ये लड़का कुछ ही सेकंड में इतने दूर कैसे पहुंच गया। अचानक यूजीन वापस आता है और कहता है, सबको निपटा दिया और एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है। गैल्फ्रेडिक स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि एमसी को ग्लो हब जैसी बेसिक डंजन चीज भी नहीं पहचान पाता। बैटल खत्म होने पर ग्रुप रेस्ट करता है। वुंडेड सोल्जर्स का इलाज हो रहा होता है। सोल्जर रिपोर्ट देता है, मना स्टोन्स कलेक्ट हो गए हैं, लेकिन एमसी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उन्होंने इतने मॉन्स्टर्स मारे और स्टोन्स बहुत कम निकले। वह नोटिस करता है कि स्टोन्स ब्लू है, जबकि उसे पिछले रोमेर से रेड स्टोन मिला था। मिरियन आती है और बताती है, स्टोन की क्वालिटी मॉन्स्टर की पावर पर डिपेंड करती है। डंजन मॉन्स्टर्स रोमर्स बन सकते हैं, लेकिन उनकी स्टोन्स ग्रो नहीं होती। वह याद दिलाती है, जिस रोमेर से तुम लड़े थे वह बहुत पावरफुल था। हमारा एमसी समझ जाता है कि वह लकी था कि उसे उस रोमर की रेड स्टोन मिल गई थी। मिरियन सजेस्ट करती है, इस डंजन में हाई रैंक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। ब्रेक खत्म होता है और गैल्फ्रेडिक चिल्लाता है, फॉर्मेशन में वापस आओ। गैल्फ्रेडिक अपनी टीम को वीक कहते हुए चिल्लाता है, अब मैं और सर यूजिन लीड करेंगे, कोई पीछे मत हटना। हमारा एमसी सोचता है, मेरा भी पहला डंजन है और ये मुझे फ्रंट पे चाहता है। गैल्फ्रेडिक कहता है कि मर्सनरीज बेकार हैं और अब असली खतरा शुरू होगा। डार्कनेस में उन्हें ऑक्स दिखते हैं, जिनके सोल्जर्स गॉब्लिन्स होते हैं। सोल्जर्स डर से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हमारा एमसी समझता है कि अंदर कहीं हाई रैंक बॉस मॉन्स्टर इंतजार कर रहा है। वह याद करता है जब उसने स्वैम्प मास्टर की रेड स्टोन खाई थी और एक नई एबिलिटी मिली थी। वह सोचता है, क्या ऐसी एक और स्टोन खाने से नई एबिलिटी मिलेगी। उसके सेंसेस तेज हो जाते हैं। वह 100 मीटर्स दूर 50 से ज्यादा फुटस्टेप्स सुन लेता है। गैल्फ्रेडिक हैरान रह जाता है, इसकी सेंसेस कितनी तेज हैं। वह स्पीयर एमसी को देकर पूछता है, थ्रो करना चाहोगे। हमारा एमसी स्पीयर ऐसे फेंकता है जैसे रेड लाइटनिंग बोल्ट निकल गया हो। एक्सप्लोजन में एक ऑर्क तुरंत खत्म हो जाता है। गैल्फ्रेडिक चिल्लाता है, सब चार्ज करो, बैटल शुरू होती है। हमारा एमसी पहले से ही बीचों बीच खड़ा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वह एक ऑर्क की आंख में पंच मारता है बिना मर्सी के, फिर अपनी सोर्ड सिर में घुसेड़ देता है। वह एक अटैक को ब्लॉक करता है और फिर एक ही ब्लो में ऑर्क को 2 हिस्सों में काट देता है। खून से लथपथ एमसी एक डरावनी वाइल्ड स्माइल देता है। उसकी आंखों में भयंकर खुशी झलकती है। मर्सनरीज इस लेवल की लड़ाई देखकर डर जाते हैं। फिर हमारा एमसी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसका हाथ ब्लैक स्केल्स में बदल जाता है। वह एक ऑर्क का सिर हाथ से क्रश कर देता है। उसकी सोर्ड्समैनशिप रॉयल है, पॉस्चर डिग्निफाइड है, लेकिन ओरा पूरी तरह डार्क और सिनिस्टर हो जाती है। गैल्फ्रेडिक उसके फाइटिंग स्टाइल से एडमायर नहीं बल्कि डरता है। बैटल खत्म होने के बाद सब कैंपफायर के आसपास थके और डरे हुए बैठे होते हैं। डंजन की जमीन पर गॉब्लिन्स और मर्सनरीज की बॉडीज बिखरी होती हैं। गैल्फ्रेडिक समझ जाता है, ट्रूप्स अब आगे नहीं बढ़ सकते। बॉडी नहीं, माइंड थक चुका है। वह गैल्फ्रेडिक सुझाव देता है, लौट चलते हैं, लेकिन एमसी कहता है, मेरी स्टेमिना ठीक है, अभी लौटना शर्म की बात होगी। गैल्फ्रेडिक मजबूर होकर चिल्लाता है, अगर तुम आगे जाओगे
तो हम सब जाएंगे। हमारा एमसी पार्ट साफ करने के लिए एक और को कुचल देता है, फिर कमांड देता है गैल्फ्रेडिक ट्रूप्स को बाहर ले जाओ। यहाँ से आगे मैं अपनी ट्रस्टेड मर्सनरीज के साथ जाऊंगा। सोल्जर्स राहत की सांस लेते हैं। गैल्फ्रेडिक सोचता है, क्या यह कंसिडरेशन था? वह महसूस करता है कि यूजीन उसे समझाता है कि नाइट होने का असली मतलब क्या है। हमारा एमसी और उसके दो साथी अकेले डंजन के अंदर आगे बढ़ते हैं। रबन शिकायत करता है, मुझे नहीं जाना था, मैं तो डर के मारे मर जाऊंगा। लेकिन उसे याद आता है कि एमसी अकेले ट्रोल मार देता है तो थोड़ा शांत होता है। अचानक रबन फिसलकर कहीं अपना पैर रख देता है। उसने किसी स्लाइमी जायंट स्पाइडर पर पैर रख दिया था और देखते ही देखते चारों तरफ एक जायंट केव स्पाइडर्स की स्वॉर्म उभर आती है। ये स्पाइडर्स ग्रुप्स में रहती हैं और जहरीली होती है। रबन डर के मारे चिल्लाता है। पार्टेक चिल्लाता है, एनिमीज बहुत ज्यादा हैं, रिट्रीट करो। लेकिन हमारा एमसी कहता है, रिट्रीट क्यों? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह एक ही स्लैश में एक स्पाइडर को दो हिस्सों में काट देता है। पार्टेक रबान को बुलाता है, ज्वाइन करो सर, यूजिन ऑलरेडी बीच में है। लड़ाई तेज होती जाती है। अचानक रबान चारों तरफ स्पाइडर्स से घिर जाता है। वह अपने बचाव में सोड उठाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। स्पाइडर्स उसे मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी हमारा एमसी आगे बढ़कर एक परफेक्ट टाइमिंग स्ट्राइक से उसे बचा लेता है। रबन शॉक में रह जाता है एमसी की स्पीड देखकर। अचानक एमसी रबान को पकड़कर जबरदस्त ताकत से पीछे फेंक देता है ताकि वह सुरक्षित हो जाए। रबन गिरता है और समझ नहीं पाता क्या हुआ। उधर एमसी सारी स्पाइडर्स को अकेले खत्म कर देता है। रबान मुस्कुराता है, सर यूजिन आप तो सच में अमेजिंग है, हमें वापस चलना चाहिए। वह पर्टेक की ओर देखता है, कैप्टन आप अग्री हो ना? लेकिन पर्टेक खड़ा कांप रहा होता है। उसकी आंखें अंधेरे में किसी चीज को देखकर फैल जाती हैं। वह डर से जड़ हो चुका है। पता चलता है कि रोमर्स स्पीसीज के बीच भी अलग अलग पावर रैंक्स होते हैं और तभी उनके सामने प्रकट होती है स्पाइडर क्वीन, एक लॉर्ड रैंक मॉन्स्टर और बेहद पावरफुल। पार्टेक उस क्रीचर को देखकर भयभीत हो जाता है और कहता है, हम लॉर्ड से नहीं लड़ सकते, कम से कम सर गैल्फ्रेडिक हमारे साथ होना चाहिए। अचानक हमारा एमसी गंभीर और ठंडी नजर से पर्टेक और रबान को बुलाता है। लाल आंखें चमकती हुई वह कहता है, फॉल बैक, ये मेरा शिकार है। पार्टेक संदेश समझता है लेकिन महसूस करता है कि उसके शरीर पर कोई अजीब शक्ति हावी हो रही है। वह अचानक समझता है कि उसके शरीर की हर नस उसे चिल्ला रही है, यहीं से भाग जाओ। मिरियन प्रकट होती है और कहती है, उनकी इंस्टिंक्ट्स मास्टर के पावर डिफरेंस के आगे झुक गई है। हमारा एमसी पूछता है कि क्या यह स्पाइडर लॉर्ड वही लेवल का है जो स्वॉम्प लॉर्ड था, लेकिन मिरियन कहती है नहीं, वह और भी स्ट्रॉन्गर लगती है, इसलिए इसकी माना स्टोन और भी बड़ी होगी। यह सोचते हुए हमारा एमसी क्रीचर की तरफ मुड़ता है। वह एक भयानक रोर निकलती है पर एमसी पर कोई असर नहीं होता और वह कहता है, जितना हार्डर चेस्ट उतना ही अधिक थ्रिलिंग ट्रेजर। इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 5 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लड़ाई के बाद हमारा एमसी अपनी नई एबिलिटी को एक छोटे पीले स्पाइडर पर टेस्ट करता है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बेहद तेज माना थ्रेड से उस क्रीचर को बीच से काट देता है। अब नए कपड़ों में वह दिखाता है कि वह थ्रेड्स को कंट्रोल करके चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। पता चलता है कि लॉर्ड का स्टोन कंज्यूम करने के बाद उसे दूसरी स्पेशल एबिलिटी भी मिली है। इस नई एबिलिटी का नाम कैमोफ्लाज है, जो उसे बेहतर तरीके से हाइड करने में मदद करती है। अब जब वह इसे स्किन रीइंफोर्समेंट के साथ कंबाइन करता है तो वह आखिरकार सनलाइट में चल सकता है। अब हमारा एमसी दिन की रोशनी से बचने की चिंता नहीं करता। कास्टल वापस आने पर एक बैंक्वेट रखा जाता है। सब लोग एमसी की लुक्स की तारीफ करते हैं। महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने अकेले एक जायंट स्पाइडर को हराया था। मिरियन इस अटेंशन से खुश होती है और लड़कियां उससे उसकी स्टोरी सुनाने को कहती हैं। दो यंग विमेन उसकी अपीयरेंस देखकर पूछती हैं, क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स में कोई एल्फ था? हमारा एमसी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसे लगता है कि सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वह डिनाई नहीं करता और तभी एक आदमी चिल्लाता है, अब सब समझ में आता है। गैल्फ्रेडिक को समझ आ जाता है कि डंजन में उसकी आंखें और कान इतने शार्प क्यों थे, उसके मूवमेंट्स इतने तेज क्यों थे और उसकी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन क्यों लग रही थी। ठंडी नजर से हमारा एमसी सोचता है, उससे पहले से पता था कि वह ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है।
कैलफ्रेडिक एक्साइटेड होकर कहता है, किसने सोचा था कि हमारे एमसी में एल्वन ब्लड होगा। वह पूछता है, इतने समय तक तुमने अपनी अपीयरेंस कैसे छुपा ली। एमसी सोचता है कि ये काफी परसेप्टिव है, लेकिन स्माइल के साथ बस इतना कहता है, मैंने कभी अपनी असली अपीयरेंस छुपाने की कोशिश ही नहीं की। कैलफ्रेडिक और बाकी लोग उसकी कोल्ड डायरेक्ट बात सुनकर चुप रह जाते हैं। एमसी समझ जाता है लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, सच नहीं। एबिलिटी के अलावा मैजिक स्टोन से उसे कुछ एक्स्ट्रा भी मिला। जब उसके टैटूज में से एक गायब हुआ तो उसके दिमाग में अजीब मेमोरीज उभरने लगी। इन मेमोरीज में वह खुद को एक अननोन जगह पर देखता है, जहां कोई उसे जेंटल हाथों से थामे हुए है और एक अजीब स्पेस में बेल्स की आवाज गूंज रही है। सब लोग उसे देख रहे हैं। वह सोचता है वह वुमन कौन थी। क्या वह मेमोरी रियल थी? क्योंकि उसे अपना पास्ट याद ही नहीं है, उसे सिर्फ अपना नाम पता है, यूजीन। तभी वह होश में आता है और पार्टी में लौट आता है। रवन रोते हुए एमसी के पास आता है और उसे बचाने की भीख मांगता है। कैलफ्रेडिक उसे रोकते हुए चिल्लाता है, मैंने सब सुना है, डंजन में तू सिर्फ डेड वेट था। रवन चिल्लाता है, वह ह्यूमन नहीं है, वहां से कोई भी भाग जाता। नाइट उसे डांटता है और कहता है, अब तुझे स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। इस सब के बीच एमसी के दिमाग में बस एक ही नाम गूंजता है, यूजीन। लेकिन उसी इंसिडेंट के बाद उसे अपने फ्यूचर को लेकर एक वार्निंग आने लगती है। उसे लगता है अगर वह टैटूज हटाता गया तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी और वह जान पाएगा कि वह असल में कौन है और कहां से आया है। लॉर्ड के चेंबर में सब डंजन की सक्सेस के बारे में सुनने इकट्ठा होते हैं। लॉर्ड को गैलफ्रेडिक का तीसरा बेटा अपना परिचय देता है। एमसी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लॉर्ड कहता है, तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। वह एमसी से कहता है कि जो भी वह लाया है उसे सौंप दे। सबके सरप्राइज के लिए लॉर्ड उसे एक डॉक्यूमेंट देता है उसकी स्टेटस वेरीफाई करने के लिए। एमसी कहता है, थैंक यू। मिरियन खुशी मनाती है। तभी लॉर्ड खांसने लगता है। कमारा उसे संभालने दौड़ता है। लॉर्ड कहता है, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता जब तक मेरे दूसरे बेटे की एम्बिशंस बाकी हैं। कमारा उसे भरोसा दिलाता है। लॉर्ड कहता है, टेरिटरी कुछ नहीं होती, लोग जरूरी होते हैं। लॉर्ड की जिम्मेदारी जमीन संभालना नहीं, लोगों को संभालना होती है। कमारा का हाथ पकड़कर वह शांति से दुनिया छोड़ देता है। एमसी देखता है कुछ लोग मोर्न कर रहे हैं, लेकिन सभी दुखी नहीं है। फर्थेल उसे हेट्रेड भरी नजर से देखता है। फ्यूनरल के बाद कैलफ्रेडिक एमसी से माफी मांगता है कि वह जल्दी चला जाएगा। वह पूछता है, क्या तुम सच में यहीं रुकने वाले हो? एमसी कहता है, मैं डंजन में एक बार और जाना चाहता हूँ। कैलफ्रेडिक कहता है, काउंट एवरग्रो तुमसे मिलते तो तुम्हें पसंद जरूर करते। कैलफ्रेडिक हाथ बढ़ाकर फेयरवेल हैंडशेक करता है। इतने स्ट्रॉन्ग नाइट से लड़ना मेरे लिए ऑनर था। दोनों सम्मान के साथ अलग होते हैं। फेलिट कंफ्यूज्ड हो जाता है। आप तो रुकने वाले थे, अब क्या करेंगे? पार्टिक बताता है, नाइट घोड़े पर चलते हैं, हम ट्रेडिंग कंपनी जा रहे हैं। फेलिट एक्साइटेड होकर कहता है कि वह अटेंडेंट बनेगा, लेकिन एमसी कहता है, अभी कुछ समय तक मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। फेलिट एक बिजी पोर्ट पर भारी बॉक्सेस उठा रहा है। वे मारिन शहर में हैं, केलर किंगडम का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सिटी। रबान घमंड से बताता है कि ये डंजन स्पॉइल्स एक नाइट के हैं जिसने ट्रोल को हराया था। फेलिट धूप में थक जाता है और सोचता है, नेगोशिएशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अंदर एमसी एक आदमी से मिलता है। वह खुद को बिल मूर बताता है और कहता है कि वह सारे स्पॉइल संभालेगा। एमसी समझ जाता है कि नेटवर्किंग उसके लिए मुश्किल है और यह आदमी यूजफुल होगा। तभी एक आदमी आता है और बिल मूर को थप्पड़ मारकर हटाता है। वह पूछता है, सर यूजीन कौन है? पार्टेक विस्पर करता है, यह डेप्यूटी मैनेजर का सेक्रेटरी है। ये लोग स्पॉइल सस्ते में हड़पना चाहते हैं। एमसी सतर्क हो जाता है। वो यूजिन को कुछ डील्स ऑफर देता है, लेकिन एमसी की कोल्ड ग्लेयर से सेक्रेटरी डर जाता है। वह घबराकर कहता है, वाइस मैनेजर खुद डील संभालेंगी। वह माफी मांगता है और भाग जाता है। बिलमोर इमोशनल होकर कहता है, आपने मेरे लिए ऑफर ठुकरा दिया। वह फुल सपोर्ट देने का प्रॉमिस करता है। एमसी स्माइल करता है और डील एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी डेप्यूटी मैनेजर से माफी मांग रहा होता है। वाइस मैनेजर विकेट स्माइल के साथ कहती है, नाइट प्राइड की वजह से परेशानी पैदा करते हैं, हम मर्चेंट्स हैं, हम अपने तरीके से बदला लेंगे। वह कहती है, उसे ऐसा गिफ्ट दो जिसे वह मना न कर सके। फेलिट शॉक्ड होता है जब उसे पता चलता है कि वह यहीं रुकेगा। एमसी कंफर्म करता है, बिल मूर को सारा सामान बेचना है। फेलिट उदास होकर पूछता है, क्या मेरी स्किल्स इनफ नहीं है? एमसी उससे पूछता है, तुम्हें पता है स्क्वायर का असली रोल क्या होता है? फेलिट चुप हो जाता है, फिर जवाब देता है कि एक स्क्वायर का रोल होता है अपने नाइट की जिंदगी और लड़ाई दोनों में मदद करना।
इस पर हमारा एमसी समझाता है कि उसका काम है उसकी डेली लाइफ का ध्यान रखना और एक स्क्वायर के तौर पर उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइटम्स को बेचना और पैसा कमाना। वह उसे यह भी कहता है कि बिलमोर से डिटेल्स डिस्कस करे और बिजनेस के बारे में सीखे। फेलिड को अब समझ आ जाता है कि अगर एमसी नहीं होता तो वह कब का मर चुका होता। रिवॉर्ड के तौर पर एमसी वादा करता है कि जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वह उसे फाइट करना सिखाएगा। वह यह भी कहता है कि एक दिन फेलिड भी उसकी बैटल्स में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर फेलिड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और पूरी निष्ठा से उसका कमांड ओबे करने की कसम खाता है। सब कुछ सेटल होने के बाद वे आखिरकार मारिन सिटी की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी शॉपिंग के बाद एक वेंडर उन्हें गुड बाय कहता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। एमसी सोचता है पैसा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। मिरियन भी कंप्लेंट करती है। तभी पार्टेक कुछ इंटरेस्टिंग देखता है। उनके सामने शॉप विंडो में एक शानदार प्लेट आर्मर चमक रहा होता है। पार्टेक कहता है यह हर नाइट का सपना होता है, लेकिन एमसी बस यही सोचता है यह बहुत महंगा है। मर्सनरी समझाता है कि यह ऐसा आइटम है जो इतना एक्सपेंसिव होता है कि जनरेशंस तक पास डाउन किया जाता है। तभी रबान दौड़ता हुआ आता है और घबराहट में एमसी को पुकारता है। वह बताता है कि सिटी के आउटस्कर्ट्स पर रोमर का झुंड आ गया है और मॉन्स्टर्स शहर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। गिल्ड्स किसी तरह उन्हें रोक पा रही हैं। पार्टेक एमसी से कहता है कि मॉन्स्टर सब्जुगेशन में शामिल होना बेहतर रहेगा, लेकिन एमसी सोचता है मुझे इसमें क्यों पढ़ना चाहिए। रबन समझाता है कि अनक्लेम्ड क्वेस्ट्स पर कोई कमीशन फी नहीं होती और मरन में लूट को फ्री में बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। आंखों में चमक के साथ रबान चिल्लाता है यही प्लान है, हम अमीर होने वाले हैं। एमसी सहमत हो जाता है और कहता है चलो सोचने की कोई वजह नहीं है। अचानक कोई आवाज चिल्लाती है रुको। एमसी सोचता है अब यह कौन है। तभी ग्रेल दौड़ता हुआ आता है, हाथ में एक घोड़ा पकड़े हुए। वह बताता है डेप्यूटी मैनेजर ने यह वॉर हॉर्स गिफ्ट भेजा है। वह घोड़े को डिस्क्राइब करता है, काले रंग का, देवता जैसी मसल्स वाला एक शानदार क्रीचर। एमसी सस्पिशियस होकर पूछता है ये गिफ्ट सच में मेरे लिए है। ग्रेल उसकी नजर से घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। एमसी अपनी ठंडी लाल आंखों से उसे घूरता रहता है। डरा हुआ सेक्रेटरी कहता है हाँ ये सिर्फ गुडविल का छोटा सा टोकन है। बिना वक्त गंवाए एमसी घोड़ा ले लेता है और कहता है डेप्यूटी मैनेजर को थैंक्स कह देना। मिरियन एक्साइटेड होकर कहती है जल्दी करो, हंट से ढेर सारा पैसा कमाना है। रबन घोड़े की स्पीड देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है अब क्या करें। पार्टेक चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है भागो, एमसी के पीछे बैटल में चलो। सीन शिफ्ट होता है। सिटी के आउटस्कर्ट्स पर फॉरेस्ट में कुछ गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। एक मॉन्स्टर साइड में देखता है जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। उसी पल एमसी अपने काले घोड़े पर तेज रफ्तार से जंगल चीरता हुआ आता है। बैटलफील्ड पहुंचते ही वह एक मॉन्स्टर को रास्ते में ही मार गिराता है। मिरियन एक्साइटेड होकर पूछती है कहीं अटैक बहुत बड़ा तो नहीं है। उसे डर है कि फ्रंट लाइन पर मौजूद गिल्ड मेंबर्स शायद पहले ही मारे जा चुके हों, लेकिन एमसी ठंडी नजर से जवाब देता है यह अच्छी बात है। वह साफ कर देता है कि उसे बैटल का लूट किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 7 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ एमसी अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वो अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचता है पेड़ों के बीच से तेज धूप छनकर आती है। आखिरकार वो बैटलफील्ड पर पहुंचता है जहाँ सेना मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है। वहीं एक नाइट अकेले ही ऑर्क्स की पूरी भीड़ का सामना कर रही होती है। उसका नाम होता है मद्रिया। वो चिल्लाकर बोलती है तुम मॉन्स्टर्स हो, तुम कभी इस शहर में एंटर नहीं कर पाओगे। लेकिन मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाइट बचने की कोशिश करती है लेकिन अफरातफरी में उसका घोड़ा गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद भी वो खुद को मरिन की नाइट ऑफ जस्टिस बताती है, लेकिन अब वो डर जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो पूरी तरह कॉर्नर हो चुकी है। मॉन्स्टर्स उसे घूरते हैं, उनकी आंखों में सिर्फ क्रूअल्टी होती है। डर के मारे नाइट अपनी जान की भीख मांगती है। तभी एक और हमला
करता है, लेकिन उसका वार आखिरी पल में रुक जाता है क्योंकि जोरदार एंट्री के साथ हमारा एमसी अपने इम्पोजिंग ब्लैक हॉर्स पर सवार होकर वहां पहुंच चुका होता है। बिना एक पल गवाए वो मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड देखकर मड्रिया हैरान रह जाती है। पल भर में वो उसके चारों तरफ मौजूद सारे ऑक्स को खत्म कर देता है। नाइट उसे धन्यवाद देती है और अपने सेवियर का नाम पूछती है, लेकिन तभी पीछे से एक और ऑक हमला करता है। हमारा एमसी ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखता है। यूजीन खुद मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मड्रिया मुस्कुराकर एमसी की तरफ देखती है। हमारा एमसी बोलता है, इतनी खतरनाक सिचुएशन में नाम पूछने का क्या फायदा है? अगर हम दोनों यहीं मर गए तो मेरा नाम कोई मायने नहीं रखेगा। मड्रिया उसकी बात मान लेती है और मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगर हम जिंदा बचे तो मैं दोबारा पूछूंगी। शहर वापस पहुंचकर वो सबको बताती है कि रास्ते में सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया था। वो गर्व से बताती है कि आखिरी पल में एक नाइट ने बिना हिचकिचाए सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और इस तरह मरिन शहर को बचा लिया गया। एक आदमी पूछता है, वो नाइट कौन था? सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो नाम बताती है, चैन यूजीन। ये नाम सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। ये वही नाइट था जिसने डंजन क्लियर किया था। भीड़ पागल हो जाती है और पूरे शहर में उसका नाम गूंजने लगता है, जैन यूजीन, जैन यूजीन। एक खिड़की से ये सब देखता हुआ एक आदमी बोलता है, पूरा शहर उसी का नाम चिल्ला रहा है। वो होता है लुइस पेलिन, मरेन का मेयर। वो डर जाता है कि यूजीन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मेयर अपनी ग्रैंडडॉटर प्रिचेला से पूछता है कि क्या इस सब को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। प्रिचेला मुस्कुराकर बोलती है, नाइट की ऑनर जितनी ऊंची होती है उसका गिरना उतना ही भयानक होता है। फिर वो पूछती है, क्या आपने यूजीन के अटेंडेंट के बारे में सुना है? वो बताती है कि वो लड़का असल में हाउस ट्राइविन का इलेजिटिमेट सन है। मेयर सब समझ जाता है। प्रिचेला बताती है कि यूजीन पैसा कमाना चाहता है ताकि उस हिडन हेयर को सपोर्ट कर सके। अगर ऐसा हुआ तो वो फ्यूचर हेड ऑफ हाउस ट्राइविन से कनेक्शन बना सकते हैं। मेयर उसकी तारीफ करता है और यूजीन को गिफ्ट भेजने का फैसला करता है। वो प्रिचेला को रिकमेंडर बनाता है और वो उसका धन्यवाद करती है। रात में मर्चेंट गिल्ड की बिल्डिंग पर चांदनी पड़ती है। प्रिचेला एक कप उठाकर सोचती है, प्यासा इंसान पानी ही ढूंढता है। वो बोलती है, मर्चेंट के लिए सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। विकेड स्माइल के साथ वो कहती है, कुआं खोदो और इंतजार करो। उसी वक्त हमारा एमसी अनजान बना अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। दरवाजा खुलता है और प्रिचेला उसका इंतजार कर रही होती है। वो मुस्कुराकर मारिन के सेवियर का स्वागत करती है। नई आर्मर में हमारा एमसी अपना परिचय देता है। प्रिचेला उस आर्मर की तारीफ करती है जो आयरन और ओगर बोन से बनी होती है। एमसी कहता है, ये अगला डंजन आसान बना देगी। वो धन्यवाद देता है और बोलता है कि उसके लोगों को अच्छा खाना और लॉजिंग की वजह से अब वो ज्यादा हेल्थी है। प्रिचेला कहती है कि वो बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही वो प्रपोजल देने वाली होती है एमसी उठकर जाने लगता है। वो कहता है, डंजन सप्रेशन के बाद मिलेंगे और ये भी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डंजन के बाय प्रोडक्ट्स तक है। ये सुनते ही प्रिचेला भड़क जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, रुको। वो एक्सपेंसिव आर्मर, वॉर हॉर्स, लग्जरी मील्स गिनवाती है और धमकी देती है और कहती है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है? लेकिन हमारा एमसी ठंडी नजर से बस उसे देखता रहता है। वो कहता है, तुमने वो चीजें दी जो मैंने मांगी ही नहीं, अब तुम पेमेंट चाहती हो? उसकी लाल आंखें चमकती हैं। वो चेतावनी देता है, क्या एक मर्चेंट मुझे धमका रहा है? ये सुनकर प्रिचेला टूट जाती है। पार्टेक माफी मांगते हुए बोलता है, शायद आपने किसी और तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की होती तो बात यहाँ तक न आती। वो झुककर माफी मांगती है और कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने का वादा करती है। वो समझ जाती है कि ये नाइट बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला करती है। हमारा एमसी बोलता है, ठीक है, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफर इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरा टाइम जस्टिफाई हो फॉरेस्ट में। मिरियन आर्मर को कूल बताती है। पार्टेक एमसी की तारीफ करता है कि उसने इतना बड़ा डील क्रैक किया है। वो बताता है कि ट्रेडिंग कंपनी पूरे एम्पायर में फैली हुई है, अनलिमिटेड डंजन एक्सेस, बहुत बड़ा ऑफर है। तभी एक नया मर्सनरी ताना मारता है, फ्लैशी आर्मर किसी को नाइट नहीं बनाती, और सवाल करता है, क्या तुम्हें तलवार पकड़नी भी आती है? मेरियन उस कमेंट से इरिटेट हो जाती है, लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस प्रोवोकेशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तभी अचानक कमारा वहाँ आता है और कहता है कि हमारा एमसी बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा है। वो उसे लॉर्ड ट्राइविन कहकर बुलाता है और हमारा एमसी भी उसे ग्रीट करता है। कमारा बताता है कि उसके भाई ने डंजन के लिए नए मर्सनरीज हायर किए हैं। उसे याद आता है कि पुराना ग्रुप भी काफी अनप्लेजेंट था, जो कि वुल्व्स के हाथों मारा गया था। नए मर्सनरीज भी हर तरह से
उन्हीं जैसे लग रहे हैं। इसी वजह से डंजन सब्जुगेशन के लिए वो चाहता है कि हमारा एमसी ही कमांडर बने। तभी ग्रुप का लीडर बीच में बोल पड़ता है और ग्लेयर देते हुए पूछता है, अगर ये डंजन में मारा गया तो इसका मतलब ये है कि अगला कमांडर मैं बन सकता हूँ। ये सुनकर मर्सिनरी शॉक हो जाते हैं। रमन गुस्से में चिल्लाता है कि ये सेंसलेस ब्लास्फेमी है, लेकिन लीडर ठंडे लहजे में बोलता है, हमें स्वीट बातें करना पसंद नहीं। ये पिकनिक नहीं है, डंजन है। यहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना नेचुरल है। स्माइल के साथ हमारा एमसी उस आदमी को घूरता है जो कमांडर शब्द बोलते बोलते अटक जाता है। यूजीन कामली बोलता है, अगर मैं मर गया तो ये बॉल्ड हेडेड जर्क कमांड संभाल लेगा। मिरियान उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसे कमीना बोलती है। हमारा एमसी कहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता है। वो जानता है कि ये पूरा सेटअप जेलस वर्थिल का है। प्लान साफ है, डंजन के अंदर मर्सिनरीज से उसे मरवाना। लेकिन विकेट ग्रिन के साथ हमारा एमसी सोचता है सब कुछ रुइन करना मजेदार होगा। डंजन के अंदर मिरियान अपनी मैजिक इस्तेमाल करती है और हमारा एमसी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बिना एक पल वेस्ट किए वो आगे चार्ज करता है और गॉब्लिन्स को तलवार से काटना शुरू कर देता है। वो एजिलिटी के साथ मूव करता है, रास्ते में आने वाले कई मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। एक ही वार में वो एक और गॉब्लिन को ढेर कर देता है और अकेले आगे बढ़ता रहता है। उसकी तलवार सीधे मॉन्स्टर के सिर को चीर देती है। मर्सनरी लीडर अब समझ जाता है कि उसकी रेपुटेशन एग्जैजरेशन नहीं थी। हमारा एमसी फ्रंट लाइन पर अकेले ही दर्जनों एनिमीज को काट रहा होता है। वो एक जायंट शील्ड की तरह लगता है जो सबको सिक्योरिटी का एहसास देता है। लीडर डिसाइड करता है कि उसे एक ओपनिंग का इंतजार करना होगा। उसके पॉइजन ब्लेड से सिर्फ एक स्क्रैच ही काफी है। हमारा एमसी सबको चेतावनी देता है, मिड लेवल मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। वो साफ कहता है सिर्फ वही लोग फॉलो करें जिन्हें खुद पर भरोसा है। मर्सनरी लीडर बोलता है, अगर कमांडर जा रहा है तो हम भी जाएंगे। लेकिन जैसे ही रबन आगे बढ़ते हैं, पार्टेक उन्हें रुकने को कहता है। पार्टेक सरप्राइज्ड होकर सोचता है कि एमसी के दिमाग में कुछ और ही प्लान है। हमारा एमसी अकेले केव की डार्कनेस में आगे बढ़ता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो यहाँ नाइट गैल्फ्रेडिक के साथ आया था। उसका इमेज उसके दिमाग में उभरता है। वो सोचता है गैल्फ्रेडिक एक एक्सीलेंट लीडर था जो हमेशा फ्रंट में फाइट करता था। अगर वो यहाँ होता तो इन वीक लोगों के साथ भी डंजन क्लियर कर देता। अचानक हमारा बॉय रुक जाता है और रास्ते में सोच में डूब जाता है। वो सोचता है इस सिचुएशन में गैल्फ्रेडिक क्या कर। तभी मर्सनरीज उसे घेर लेते हैं और अपनी असली इंटेंशन दिखा देते हैं। यूजीन स्मग स्माइल के साथ बोलता है, आखिरकार डिस्गाइज गिर ही गया। तभी मिरियन सामने आती है और बोलती है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। डेस्परेट मर्सनरीज चिल्लाते हैं, रुको ये क्या है। लेकिन फेरी विकेट स्माइल के साथ एक पावरफुल स्पेल कास्ट करती है। एनर्जी की वेव सारी टॉर्चेस बुझा देती है। पूरा डंजन अंधेरे में डूब जाता है। मर्सनरीज डर के मारे चिल्लाते हैं, ये मैजिक भी यूज कर सकता है। लीडर चिल्लाता है, काम डाउन, टॉर्चेस जलाओ। लेकिन केओस और डार्कनेस के बीच दो ग्लोइंग आईज दिखाई देती है। एक मर्सनरी पैनिक में चिल्लाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक हमला होता है। लीडर सबको फाइट बैक करने को कहता है। तभी एक आदमी समझ जाता है, हम अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। दर्द की चीखों के बीच हमारा एमसी अपनी नई एबिलिटी यूज करता है। रेड थ्रेड्स के साथ ग्लोइंग आईज में वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है। कार्नेज जारी रहता है। लीडर पैनिक में स्टोन जलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है लाइट नहीं है, यही चांस है भागने का। लेकिन अचानक सब शांत हो जाता है। वो सुन भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता। तभी पीछे से हमारा एमसी उभरता है और मुस्कुरा कर पूछता है, क्या तुम्हें सच में लाइट चाहिए? वो कहता है, ह्यूमन आईज अंधेरे में वीक होते हैं। लाइट जलती है और पूरा ब्लड बात सामने आ जाता है। वो पूछता है, अब दिख रहा है? बताओ हंटर कौन है और प्रे कौन? लीडर डर के मारे उसे मॉन्स्टर कहता है। हमारा एमसी अपने शार्प फैंग्स दिखाता है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 8 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कास्टल में वापस आते ही पूरी रात एक भयानक स्टॉर्म चल रहा होता है। अचानक कमारा दौड़ता हुआ आता है और हमारे एमसी को जोर से बुलाने लगता है। हमारा एमसी कास्टल के हॉलवे में शांति से उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी रेड आईज चमक रही होती है और वो लॉर्ड को एकदम डेड सीरियस नजर से देखता है। कमारा पास आकर पूछता है कि जो खबर उसने सुनी है क्या वो सच है? उसी वक्त
वक्त वर्थेल भी वहां आ जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है सीधे इसी के मुंह से सुन लो। इतना कहते ही वो मर्सनरीज के लीडर मैवरिक को उठाकर सीधे दोनों भाइयों के सामने जमीन पर फेंक देता है। मैवरिक की हालत देखकर दोनों भाई शॉक हो जाते हैं। बुरी तरह डरा हुआ मैवरिक कबूल करता है कि उसने डंजन के अंदर हमारे एमसी को खत्म करने की कोशिश की थी। वर्थेल एक स्मर्क के साथ कहता है कि ये आदमी तो पूरी तरह पागल हो चुका है। कैमरा अपने भाई पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो इस पागलपन को आखिर कहां तक ले जाना चाहता है। वर्थेल उस पर आरोप लगाता है कि वो एक ऐसे आदमी की बातों पर भरोसा कर रहा है जो साफ तौर पर दिमागी हालत में नहीं है। वर्थेल मैवरिक को डांटते हुए कहता है कि बकवास बंद करे और बात सही से समझाए, लेकिन मैवरिक किसी अजीब कंट्रोल में दिखता है। वो यूजीन को अपना मास्टर कहता है। वो बोलता है वो ये कैसे कर सकता है और अचानक खिड़की की तरफ बढ़ता है। बिना एक पल सोचे वो कास्टल की ऊंचाई से खुद को नीचे फेंक देता है। कैमरा बैल्कनी से उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैवरिक का शरीर नीचे कोर्टयार्ड में लगी मूर्ति पर जा गिरता है और वहीं खत्म हो जाता है। वर्थेल दावा करता है कि डंजन में लोगों को मरते देखकर वो आदमी पागल हो गया था, लेकिन कमारा उसे घूरते हुए कहता है कि उसे ये अजीब लगा कि वर्थेल इस घटना के बाद इतना रिलीव्ड क्यों दिख रहा है। वर्थेल चिढ़ जाता है और कहता है कि हमारा एमसी भी उसी जैसा है। वो सवाल करता है कि क्या उसके अंदर एक नाइट जैसी कोई प्राइड भी है। हमारा एमसी शांति से पलटकर पूछता है क्या तुम सच में अपने ऑनर पर खुद को इनोसेंट कह सकते हो। डरते हुए वर्थेल हकलाता है, लेकिन फिर भी खुद को हर आरोप से बेगुनाह बताता है। तभी हमारा एमसी उसे ट्रायल बाय कॉम्बैट का चैलेंज देता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि दोनों अपनी ऑनर और ट्रूथ को दांव पर लगाएंगे, एक नाइट की तरह। वर्थेल ये सुनकर गुस्से और शौक में खामोश हो जाता है। ड्यूएल के दिन कास्टल के सर्वेंट्स आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वर्थेल हमेशा ट्रबल करता है, लेकिन इस बार वो हद से आगे निकल गया। एक मेड पूछती है कि टारगेट कौन था, तो दूसरी बताती है सर जॉन यूजीन। इसी तरह कासल कोर्टयार्ड में वर्थेल हमारे एमसी के सामने ड्यूल के लिए खड़ा होता है। गंभीर चेहरे के साथ वो अपनी सोर्ड थामता है। कमारा सामने आकर घोषणा करता है कि इस कॉम्बैट के जरिए सच्चाई तय की जाएगी और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीतने वाला ही सच का हकदार होगा। हमारा एमसी अपनी सोर्ड पकड़कर फाइनल ड्यूल के लिए तैयार हो जाता है। अचानक वर्थेल आगे बढ़कर एक जबरदस्त वार करता है। पूरी ताकत से सोर्ड नीचे गिराता है ताकि फाइट वहीं खत्म हो जाए, लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल काल्म रहता है। वो सिर्फ एक हाथ से हमला रोकता है और वर्थेल की ब्लेड को तोड़ देता है। इसके बाद दोनों के बीच तेज और ब्रूटल सोर्ड एक्सचेंज होता है। चारों तरफ स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। हमारा एमसी खामोश रहता है, ठंडी नजर से अपने ओपोनेंट को देखता हुआ। अचानक उसके दिमाग में पास्ट की मेमोरीज चमकती है। वो याद करता है कि कैसे उसे एक क्रीचर ने पूरे 10 साल तक हंट किया था। गुस्से में उसकी ऑरा बदल जाती है और वर्थेल समझ ही नहीं पाता कि उसके सामने क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में हमारा एमसी वर्थेल को डिसार्म कर देता है। उसकी सोर्ड हवा में उड़ जाती है और एक जोरदार किक से उसे जमीन पर गिरा देता है। गंभीर आवाज में वो कहता है अपनी सोर्ड उठाओ। वर्थेल फिर से उठकर गुस्से में हमला करता है, लेकिन कमारा साफ देख लेता है कि उसका भाई स्किल में बुरा नहीं है। फिर भी हमारा एमसी बिल्कुल अलग लेवल पर है। कुछ ही वारों में वर्थेल फिर जमीन पर गिर जाता है। एमसी की ग्लोइंग आईज उसकी सुपीरियोरिटी साबित कर देती है। एक आखिरी स्ट्राइक के साथ फाइट खत्म हो जाती है। कमारा बीच में आकर कहता है काफी है, ड्यूएल यहीं खत्म होता है। वो सर यूजीन को विनर घोषित करता है, लेकिन वर्थेल पागलपन में चिल्लाता है, कहता है कि वो अभी भी फाइट कर सकता है और एमसी को अपने हाथों से मारेगा। कमारा उसे रोकता है और कहता है कि एक नाइट की तरह अपना अपराध स्वीकार करे, लेकिन वर्थेल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो नफरत से एमसी का नाम चिल्लाता है और उसी को अपनी ह्यूमिलिएशन का जिम्मेदार ठहराता है। हमारा एमसी उसे ठंडी नजर से देखता है। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकती है। अचानक वर्थेल का शरीर जड़ हो जाता है। उसकी आर्मर टूटने लगती है और वो पैनिक करने लगता है। एमसी शांत स्वर में कहता है तुम्हें अपने भाई की आखिरी वार्निंग मान लेनी चाहिए थी। एक अंतिम वार के साथ वर्थेल हमेशा के लिए गिर जाता है। पार्टिक और रबान चुपचाप सब देखते रहते हैं। हमारा एमसी कोर्टयार्ड छोड़कर चला जाता है और कमारा उदासी से अपने भाई का शरीर देखता रह जाता है। बाद में शहर में मिरियन शिकायत करती है कि एमसी ने अपना पहला वैम्पायर बेकार कर दिया। एमसी समझाता है कि वो आदमी कमजोर था और उसे वैम्पायर बनाना खतरे से भरा होता। वो कहता है कि जो अपने दांत दिखाते हैं वो मर्सी के लायक नहीं होते। अचानक कोई चिल्लाता है कि लॉर्ड गैल्फ्रेडिक को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। इसके बाद हमारा एम
एमसी गिल्ड पहुंचता है और प्रिसिला उसे देखकर हैरान रह जाती है। बिल मोर उसका स्वागत करता है और कहता है कि उसने सक्सेसफुल डंजन सब्जुगेशन के बारे में सुना है। बिना समय गंवाए हमारा एमसी पूछता है कि लॉर्ड गाल्फेडिक के साथ आखिर हुआ क्या। प्रिसिला अचानक चुप हो जाती है और उसे बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती है। वह बताती है कि 2 हफ्ते पहले नाइट ने एक सब्जुगेशन में हिस्सा लिया था और काउंट एवरग्रो के टेरिटरी में मौजूद एक लैबिरिंथ के अंदर वह अकेले ही गायब हो गया। इसके बाद हमारा एमसी उसी जगह की ओर निकल पड़ता है ताकि सच्चाई का पता लगा सके। डिटरमिन्ड लुक के साथ वह अपने पुराने कॉमरेड को खोजने की तैयारी करता है। शहर पहुंचने के बाद वह एक मैंशन में जाता है जहां एक नोबलमैन उसका स्वागत करता है। वह अपना परिचय लॉर्ड जेविन के रूप में देता है और हमारे एमसी का स्वागत करता है। हमारा एमसी भी उसे ग्रीट करता है और लॉर्ड जेविन उसे अंदर बैठकर बात करने के लिए इनवाइट करता है। जेविन एवरग्रो फैमिली का एल्डेस्ट सन है और काफी फ्रेंडली लगता है। वह एक्सप्लेन करता है कि गाल्फेडिक की ग्रीड की वजह से वह अपर लेवल्स में अकेले चला गया। हमारा एमसी उसके शब्दों को सस्पिशियस लुक के साथ दोहराता है। जेविन कंफर्म करता है और कहता है कि दुर्भाग्य से उस जगह को पिछले 100 सालों से किसी ने टच तक नहीं किया है। वह यह भी बताता है कि उस लैब्रिंथ का मास्टर जो पूरी जगह को रूल करता है वहीं रहता है। तभी अचानक एक और आदमी आता है और कहता है कि गाल्फेडिक ने सबके लिए ट्रबल खड़ा कर दिया। जेविन उसका परिचय सर लुगेट्स के रूप में कराता है जो उसके डोमेन का नाइट है। लुगेटिस हमारे एमसी को ग्रीट करता है और कहता है कि उसने उनके ड्यूल के बारे में सुना है। स्माइल के साथ वह रिवील करता है कि दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉमन पॉइंट है क्योंकि उसने भी फैमिली टूर्नामेंट में गाल्फेडिक को हराया था। जेविन माफी मांगते हुए कहता है कि इससे बस यह साबित होता है कि वह नाइट कितना वैल्यूएबल था। फिर वह पूछता है कि क्या हमारे एमसी और गाल्फेडिक के बीच गहरी फ्रेंडशिप थी। हमारा एमसी कोल्ड लुक के साथ इसकी पुष्टि करता है जिससे मिरियन इरिटेट हो जाती है। जेविन कहता है कि एक दोस्त के लिए इतनी दूर आने पर वह हमारे एमसी को पूरा सपोर्ट देगा। वह ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर सर्च 1 महीने से ज्यादा चली तो गाल्फेडिक को ऑफिशियली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही वह बताता है कि 3 हफ्ते पहले ही गुजर चुके हैं और अब ज्यादा होप नहीं बची है। हमारा एमसी लॉर्ड को सीरियस और डिटरमिन्ड नजरों से देखता है और बिना समय गंवाए तुरंत लैबिरिंथ के लिए निकलने को खड़ा हो जाता है। जेविन कहता है कि वह 3 दिन में सब्जुगेशन पार्टी तैयार कर देगा और हमारे एमसी से रिक्वेस्ट करता है कि वह थोड़ी रेस्ट लेकर लॉन्ग जर्नी से रिकवर कर ले। हमारा एमसी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे एक और चीज चाहिए और वह यह भी बताता है कि उन्होंने एक मेज हायर कर ली है जो सर्च में मदद करेगी। शहर वापस आकर मिरियन कंप्लेन करती है कि गाल्फेडिक बहुत ह्यूज दिखता है और काफी गूफी लगता है। वह जेविन पर भी नाराज होती है और कहती है कि उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। हमारा एमसी सोचता है कि इस पूरी कहानी में एक नहीं बल्कि कई चीजें फिशी हैं। उसे याद आता है कि गाल्फेडिक जल्द ही एक टाइटल रिसीव करने वाला था और उसके पास ऐसा रिस्क लेने की कोई वजह नहीं थी और उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ यूजिन को उसके साथ चलने का इनविटेशन भी दे दिया ताकि वह अच्छा इंप्रेशन बना सके। हमारा एमसी सडन चेंज ऑफ प्लान्स को समझ नहीं पाता और न ही यह कि उसे फिर से टेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसे पता है कि वह नाइट ऐसा इंसान नहीं था जो सिर्फ एक पल की ग्रीड के लिए इतना बड़ा रिस्क ले। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाता है कि मेसाया आ रहा है और उसकी आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। वह कहता है प्रोफेसी के मुताबिक विक्ट्री की गॉडेस इस जमीन को नष्ट करने के लिए उतरेगी और डिजास्टर की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि लैब्रिंथ के पास जानवर मरने लगे हैं। मिरियन को तब एहसास होता है कि वे लोग हमारे एमसी की ही बात कर रहे हैं और वह कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह आदमी फिर चिल्लाता है कि सब लोग फ्लैश और ब्लड का सैक्रिफाइस दें क्योंकि तभी मेसाया उतरेगा और इस टेंटेड लैंड को बचाएगा। मिरियन इस पूरे सीन को बकवास बताती है और हमारा एमसी कहता है कि सिटी का माहौल कुछ ज्यादा ही ऑफ लग रहा है। तभी एक यंग मैन उसे एक पेपर पकड़ाता है और कहता है कि बिलीव करो क्योंकि गॉड्स गुस्से में है। हमारा एमसी फ्लायर पेपर है जिसमें डाइंग एनिमल्स और क्रम्बलिंग लैब्रिंथ के बारे में लिखा होता है। वह सोचता है कि क्या यह सब मॉन्स्टर्स का काम है और गाल्फेडिक आखिर अकेले अंदर क्यों गया था। बिना समय गंवाए वह मिरियन से कहता है कि वे अभी इसी वक्त लैब्रिंथ की तरफ निकल रहे हैं। वह एक मेज को ढूंढता है और साफ कह देता है कि 3 दिन बहुत ज्यादा है, वे अकेले ही जाएंगे। तभी एक मेज कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था
कि वह ऐसी जगह पर किसी वैम्पायर को देखेगी। हमारा एमसी चौंक जाता है और सोचता है कि उसने उसकी असली आइडेंटिटी कैसे पहचान ली। हल्की सी स्माइल के साथ मेज बताती है कि वैम्पायर्स को तो एक्सटिंक्शन तक हंट कर लिया गया था, और फिर वह उसे टॉन्ट करती है कि वह ब्रॉड डे लाइट में कैसे घूम रहा है। ये सुनते ही हमारा एमसी गुस्से में आ जाता है और मेज को गले से पकड़ लेता है। उधर वही आदमी पेन भरी आवाज में फिर चिल्लाता रहता है कि मेसाया आ रहा है। मेज हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ महसूस करती है और उसकी रेड आइज चमकने लगती है। हमारा एमसी पूछता है कि उसने उसे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया, और धमकी देता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसकी गर्दन तोड़ देगा। मेज घबराकर कहती है कि वह सब बताएगी, बस उसे छोड़ दे। काफी मुश्किल से वह बताती है कि वो एक ब्लड शैडो है। मिरियन को यह नाम जाना पहचाना सा लगता है और अचानक फेरी को याद आ जाता है कि उसने यह नाम कहाँ सुना था। वह घबराकर चिल्लाती है कि एमसी रुक जाए और मेज को मारे नहीं, क्योंकि वह ब्लड शैडो स्कूल की मेज है। वह बताती है कि यह मेजेस का ऐसा ग्रुप है जो जनरेशन से वैम्पायर्स की सेवा करता आया है। ग्रिप के दबाव से मेज बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वह शिकायत करती है कि अगर वह उसे छोड़ेगा नहीं तो वह जवाब कैसे देगी। हमारा एमसी माफी मांगता है और कहता है कि वह विलेन की तरह बात क्यों करने लगा था। मेज अपना परिचय देती है, सेरिनोआर रोमारी शैडो स्कूल से, और बताती है कि उनकी स्कूल की नेचर ऐसी है कि वे वैम्पायर की प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। वह यह भी रिवील करती है कि यंग मास्टर जेविन के कहने पर वह उसे ढूंढ रही थी। सेरिनो बताती है कि वह उस सब्जुगेशन पार्टी में थी जब गलफ्रेडिक गायब हुआ। वह डिटेल में बताती है कि मॉन्स्टर स्पॉइल्स के लिए उसने एवरग्रो काउंट की लेब्रिंथ की सब्जुगेशन ज्वाइन की थी, और क्योंकि जगह ट्रेचरस थी सब सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक अर्थक्वेक आया, जमीन हिलने लगी और फ्लोर कोलैप्स हो गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने आखिरी पल में उसे पकड़ लिया। वह सर गैल्फ्रेडिक था जो उस वक्त रियर गार्ड पर था। उसने उसे बचाया लेकिन खुद उसकी जगह अबिस में गिर गया, सीधे डार्कनेस में। बाहर निकलने के बाद उसने सुना कि लोग नाइट को ब्लेम कर रहे थे कि उसी ने अपर लेवल्स का गेट खोल दिया और डिजास्टर शुरू हो गया। सेरिनो कहती है कि वह सच बताना चाहती थी क्योंकि वह उसका दोस्त था। हमारा एमसी समझ जाता है कि यह कहानी जेविन की बताई बातों से अलग है, और वह सोचता है कि या तो लॉर्ड ने झूठ बोला है या फिर उसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तभी सेरिनो बताती है कि केओस के बीच उसने कुछ अजीब देखा था। वह कहती है कि अबिस के नीचे जहां नाइट गिरा था वहां उसने एक बहुत बड़ी आई बनी हुई देखी थी। हमारा एमसी चौंक जाता है और वह कंफर्म करती है कि सच में वह एक आई ही थी। वह उसे याद दिलाती है कि स्क्वायर में जो कल्टिस्ट्स फ्लायर्स बांट रहे थे उन फ्लायर्स पर बनी इमेज वही थी जो उसने अबिस के नीचे देखी थी। उधर एक अंधेरी जगह में कल्टिस्ट्स उस जायंट आई की पूजा कर रहे होते हैं, और उनमें से एक कहता है कि मेसाया जल्द ही जागेगा और उन्हें सैल्वेशन की तरफ ले जाएगा। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।